Honorable Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मौका दिया है कि बजट 2023-24 को वाइंड अप करने के लिए, और सारे मेंबरान का भी शुक्रिया। हिस्ट्री हम कायम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुझे ज़िंदगी में याद नहीं है कि 5 दिन में हम बजट डिस्कशंस रैप अप कर लें, जो कि कम से कम के दिन दिए होते हैं, और उसी में हमने कोशिश की है इस कि रैप अप करें। और सबने बात भी की, और मेरे नहीं ख्याल है किसी को भी रोका गया है कि आप तकरीर कोई कम करें या ना करें। तो मेरी ये 11वीं स्पीच है बजट वाइंड अप करने की। वैसे तो 20 साल से मेंबर हूँ तकरीबन, और अपोजिशन के दौर में भी 5 तकारीर की थी। तकारीर टोटल मेरे ख्याल को 18 है, लेकिन ये 11वीं बार मैं वाइंड अप कर रहा हूँ आज सिंध हुकूमत का बजट सिंध असेंबली में। और मेरी एसोसिएशन इस असेंबली के साथ, मेरा ख्याल है इस हॉल में जो बैठे हैं कायम अली शाह साहब के बाद, या शायद आपके बाद, मुझे ये पक्का नहीं है, मैं पहली बार सिंध असेंबली 1973 में आया था, 72 में, नॉट एज ए मेंबर ऑब्वियसली, लेकिन मैं गैलरीज में बैठा था। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, ये असेंबली के रिकॉर्ड्स में है, जब दोबारा 1970 के बाद इलेक्शंस हुए और काफ़ी को 1.5 साल बाद असेंबली बुलाई गई, असेंबली का पहला इजलास हुआ। उस वक्त जो गवर्नर थे उन्होंने ओथ लिया सब मेंबरान से। बहुत अरसे के बाद असेंबली आ रही थी, मेरे ख्याल 50s के बाद वो 1 यूनिट हो गया, तो उसके बाद असेंबली बनी थी। और मेरे वालिद को ये एजाज़ हासिल था, और हासिल है, कि उन्होंने वो पहला इजलास जो था वो प्रिजाइड किया था, जिसमें गुलाम रसूल केहर साहब स्पीकर इलेक्ट हुए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि हम सब नए नए थे, कोई असेंबली में इटली आए नहीं था, और हम बैठे थे तो अचानक ऐलान किया कि जी अब्दुल्ला शाह हैं ऊपर बैठे और प्रिजाइड करें। और मैंने जैसे कहा सर, उसके बाद आपके वालिद साहब भी उसकी असेंबली में थे, आपके बड़े भी इस असेंबली में गुजरे हैं, और शायद 72 या 73 में कोई और ना आया हो इस असेंबली बिल्डिंग में। मैं ये एजाज़ मुझे हासिल है। बहुत टाइम गुजारा है, बहुत वक्त देखे हैं, अच्छा वक्त देखा है, बुरा वक्त देखा है। मोहम्मद हुसैन चले गए हैं आज तकरीबन, माफ़ कीजिएगा थोड़े से नाम लूँगा कहीं कहीं, सिर्फ रेफरेंस के लिए और नहीं। बड़ी उन्होंने बात की कि जी पता नहीं कट मोशंस थे हमारे सिर्फ, और रेजोल्यूशंस नहीं आने दी गई, और लेजिस्लेशन नहीं आया। ऐसे नहीं है, लेजिस्लेशन आई भी है। वो 5 साल भी उन्हें याद होगा, वो खुद मोहम्मद हुसैन साहब कभी कभी प्रिजाइड करते थे। आई डोंट नो, कोई मुकेश और कायम अली शाह तो मुझे यादें हैं, और भी गुलाम कादिर बैठे हैं, और भी होंगे, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से कोई उस असेंबली में था कि नहीं था। ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता था। मैं 2 बार, मुझे उस वक्त के स्पीकर ने असेंबली हॉल से निकलने के लिए कहा था। एक बार 15 दिन के लिए मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी थी। इधर पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ, आपने तो नहीं किया ऐसा कुछ भी। 15 दिन की पाबंदी लगाई थी मेरे ऊपर। खैर वो पाबंदी की मैंने उस पर अमल दरामद नहीं किया, वो और बात है, लेकिन ये माहौल था उस वक्त असेंबली में। रेजोल्यूशन सवाल ही नहीं पैदा होता था। प्राइवेट मेंबर्स डे 2 मिनट से ऊपर नहीं चलता था, अगर हो जाता था कभी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रवायत डाली 2008 में। दोबारा जब निसार खोड़ो साहब स्पीकर हुए, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हुए, तो अपोजिशन को पूरा मौका देना। 2013 में जब से आप स्पीकर हैं, और आपकी तो तारीफ की भी थी इस ख्वाजा साहब ने। मैं हॉल में, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं बड़ा शौक से बैठा करता था, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से कम आया हूँ बहुत हॉल में असेंबली सेशन के दौरान। लेकिन मुझे तकरीर एक एक की पता है। किसी की मैंने तकरीर मिस नहीं की। उस दिन मैं आया था, मैंने बताया भी था,
थोड़ी देर बाद ही जो नदीम भाई ने या वसीम भाई ने या मेरी बहन राना अशर साहब ने की थी, तो ये शाना अशर साहब ने की थी, वो सारी बात बताई। तो इस वक्त वो तकरीर मुझे जावेद हनीफ की भी, ख्वाजा इजहार की भी, मोहम्मद हुसैन की भी, ऑनरेबल पार्लियामेंट्री लीडर मेरी बहन राना अंसार साहब की तकरीर मैंने खुद इधर बैठ के सुनी, या मुफ्ती साहब आपकी भी तकरीर सुनी है पूरी मैंने, आपकी डिमांड्स भी नोट की है सारी। हाँ, अनंत कुमार की कैसे नहीं करता, तारीफ की है उसने मेरी सांगड़ में ज़मीन दी है, सब तकारीर सारी सुनी है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि उनको जवाब भी दूं। इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ पिछले 5 साल की बात करना चाहता हूं। 2018 जैसे, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा, नासिर शाह साहब ने, सईद गनी साहब ने आपको बताया कैसे हमने 2008 में हमारी बीबी को हमसे जुदा कर दिया गया था, वो शहीद हो गई। और मुझे पता है पूरी पीपल्स पार्टी, हमें वोट के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लोग खुद से निकल के आए थे वोट देने के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की डायरेक्शंस पे, उनकी हिदायत पे काम करते हुए, पहले कायम अली शाह साहब ने, और फिर जब मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई तो कायम अली शाह साहब से जो सीखा था उसको ही आगे बढ़ाते हुए 2013 में हमने 2008 से बेहतर किया, और 2018 में 2013 से भी बेहतर किया, और अब 2018 से 23 तक अभी आपने ताज़ा ख़त्म हुए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। वैसे रेफर नहीं करना चाहिए किसी को जो गैलरीज में बैठा है, लेकिन मेयर इलेक्ट कराची बैठे हैं गैलरी में, उनको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बिलावल साहब को, जरदारी साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ। पूरा सिंध देख लें, और ये उस वक्त हमने किया है कि 5 साल जो पिछले गुजरे, सबसे पहले तो 2018 में जैसे हमारी हुकूमत आई, तो एक, मैं अब ज़्यादा लफ्ज़ नहीं कहूँगा, सबको उसका पता है, मैं एक चीज़ अब इमरान खान की बात कर रहा हूँ, और आज मैं बातें कुछ करूँगा, हो सकता है लंबा, मैं कोशिश तो कर रहा था कि जल्दी ख़त्म करूँ, लेकिन मुझे जैसे जैसे बातें यादें आती जाएंगी मुझे शायद वो करनी पड़े। जिस तरीके से उसने कोशिश की कि सिंध के अवाम को तकलीफ दे, जिस तरीके से कोशिश की कि पीपल्स पार्टी को ख़त्म करे, मैं बताऊंगा आपको, पीएचडीपी में 3 साल में जो उसने बजट दिया था इमरान खान ने, फेडरल गवर्नमेंट से एक नई स्कीम सिंध में नहीं आई थी, 0। जिस तरीके से वो, जब हम जाते थे मीटिंग्स के अंदर, उकता के, झुंझला के वो बात करता था, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या निकला। और उसके साथ साथ आजमाइशें भी, कोविड 2019 में, 2020 के फ्लड और 2022 के मेगा फ्लड, उनका मैं थोड़ा जिक्र करूंगा अभी। उसके बावजूद हमने पूरा सिंध स्वीप किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जियाला हर जगह से, पूरे डिस्ट्रिक्ट जो हैं सिंध के, उनमें से इलेक्ट हुआ है। कराची में भी मेजॉरिटी, 25 में से 13 टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं। अच्छा, ये बात करते हैं, नासिर शाह ने बात पहले कर ली, लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं आई होप आई डोंट डू द सेम थिंग जो मैं हमेशा करता हूँ। और मैंने मेरी बहन शमी मुमताज़ की भी तकरीर सुनी थी, वो सबकी सुनी है, तो अगर कोई समझे कि मुझे पता नहीं क्या हुआ इधर तो अब देखें ना, ये मेरे साथ होगा। जो बात कर रहे थे, मेरे पास ये नंबर्स हैं, हंस कोई नहीं रहा था, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था, मैं देख रहा था शक्लें, इसलिए कि बहुत नए नए हैं यार, आपको हिस्ट्री नहीं पता है। कायम अली शाह साहब से किसी दिन क्लास लीजिएगा, आप सबको हमने ली है, इसीलिए हम इतने जानते हैं सियासत के बारे में। 1970 7 सीटें थी कराची में, 2 पीपल्स पार्टी ने जीती, 2 जमात JUI ने जीती,
एक 2 जमात इस्लामी ने जीती और एक इंडिपेंडेंट। वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2,07,054 MNAs की मिला के, जमात इस्लामी के 1,68,000, JUP के 1,54,000। सो सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए थे और 2 सीटों पे हम दूसरे नंबर पे थे और बड़ी कम मार्जिन से हम दूसरे नंबर पे थे 2 सीटों में, एक में 4,000 और एक में 3,500। ये रिजल्ट है मेरे पास, अगर किसी को जरूरत हो तो आगे देख ले। तो गलत बात कोई नहीं कर रहे थे नासिर शाह, जो शायद हंस नहीं रहे हो लेकिन यकीन नहीं कर रहे थे, ये तो मुझे पक्का है। तो वही कराची जो भुट्टो साहब का था, और उसी वक्त नारा भी लगाया था ना, मैंने कल भी सुना था आपका, उसी वक्त नारा लगा था ये शहर कराची भुट्टो का। अब ये शहर कराची भुट्टो का है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। और ये पूरा, मैंने उस दिन बात भी की थी ना, इस्तेकाम हम लाए हैं, बड़ी इस्तेकाम पे भी बातें हुई। बहुत क्रिटिसिज्म अच्छी बात है, मैं क्रिटिसिज्म सुनते हैं, लेकिन जी हाँ हम इस्तेकाम लाए हैं। हम वो पार्टी है जो अपनी जगह पे खड़ी रही है, बाकी सारी पार्टियां बहुत ही एहतराम के साथ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक मैच्योर पार्टी है, लेकिन आपने पिछले दिनों में कुछ मैच्योरिटी का मेरे ख्याल में मुजाहिरा नहीं किया है। हम हाथ जोड़ रहे थे कि भाई इलेक्शन लड़ लो, बाइकआउट नहीं करो, आपकी अपनी डिसीजन थी। अच्छा, कई लोगों ने कहा ये जाली मैंडेट फलाना ढिमकाना, आपकी तरफ से भी कुछ आई तकारीर। चले ठीक है भाई, अभी तो आपने बाइकआउट किया, जाली मैंडेट का हमें क्यों दे रहे हो यार? 2018 में जो आपके साथ हुआ इस शहर में, मुझे पता है गलत हुआ और मैं कई बार कह चुका हूं, लेकिन आपने तो फिर उन्हीं का साथ दिया, मुनासिब नहीं था, मेरा ये ख्याल है। मैं सेंसस पे ही बात करूंगा, बहुत बातें हुई हैं इधर, वो बताऊंगा कि क्या हुआ है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अपने सारी वीकनेसेस का इल्ज़ाम हमारे ऊपर ना लगाएं। आपने एक मैच्योर पार्टी है, आपका मैंडेट है, आप उसको पॉलिटिकली हासिल करें, इंस्टेड कि आप ये समझें कि जी किसी और तरीके से हमें खुद से मिल जाएगी। पहले शायद ये हुआ करता था, अब ये नहीं होगा। पिछले 5 साल का जिक्र मैं थोड़ा सा कर दूं, जैसे मैंने भी थोड़ा बताया भी, बहुत हमारे ऊपर सबसे बड़ा अज़ाब तो इमरान खान था जो आया, और ये मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ, जब वो था इधर बैठा हुआ, उसके मुंह पे भी कहा है। मेरे पास राइटिंग में मौजूद है खतूत जो मैंने लिखे हैं, उसको कभी किसी दिखा दूंगा आपको। मैंने उससे कहा है कि जो आपकी फसाड आपने कायम किया हुआ है ना, इसको ख़त्म करें, इसलिए कि आई हैव सीन थ्रू यू। ये खतों में लिखा है, मैंने बहुत पहले पहचान लिया था, मैंने तो पहली मुलाकात में पहचान लिया था, इसलिए मेरी पहली मुलाकात हुई थी सितंबर 2018 में, कभी पहले नहीं मिला था मैं इमरान खान से, और मुझे हैरत थी। मैं नहीं बता सकता, मेरे ख्याल मुनासिब नहीं होगा वो बात बताना कि क्या बात हुई थी उधर। इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे, वो शायद बता दें, वो उस मुलाकात में मौजूद थे, अगर उन्हें याद नहीं आ रहा तो जब हम वो जहाज़ से उतर के हेलीकॉप्टर में बैठे थे, मेरे ख्याल है मुझे उनसे मिले हुए 2 मिनट हुए थे और उन्होंने जो बातें करनी शुरू की, मैंने कहा या अल्लाह अगले 5 साल कैसे गुजरेंगे मुझे नहीं पता। जिस शख्स को अपने लोगों की एक ऐसे बंदे के सामने जो कि उसका मुखालिफ है, जिससे वो पहली बार मिल रहा है, वो अपने लोगों के बारे में जो बात कर रहा है मेरे सामने, तो ये क्या चीज़ है? कैसे इसको लोग है। फ्लड्स आए, कोविड आया, ख़ास तौर पे पिछले साल के फ्लड्स में मैं आपको बताता हूँ, और मैंने ये पहले भी जिक्र किया है कि जब अगस्त में बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई, हम निकले, हर जगह पे पानी नज़र आया, और मैं आई लिटरली गिवन अप होप, आई लॉस्ट होप कि ये पानी निकलेगा कैसे। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, और मेरी पूरी काबीना, हमारे सारे एमपीज, इवन अपोजिशन की साइड में, सबको कहूँगा, उन लोगों ने जिस तरीके से इस अल्लाह ताला की तरफ से जो इम्तिहान था, जो आजमाइश थी, उसका मुकाबला किया। एक मिनिस्टर
जो ड्यूटीज़ दी गई थी वो अपनी जगहों पे मौजूद था, हमारे एमपीएस मौजूद थे। मैं जैसे कह रहा हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इवन पीटीआई के कुछ लोगों ने, जीडीए ने, सब ने लोगों की खिदमत की, और हमारा काम है, ये हमारा फ़र्ज़ था। और मुश्किल आसान हुई, और उस पर हमने, जब प्राइम मिनिस्टर इधर आए थे सितंबर में और उन्हें पानी देखा, बल्कि अक्टूबर तक भी बहुत पानी था, तो उन्होंने कहा कि जी चीफ मिनिस्टर साहब, आप ये रबी वाली फसल तो नहीं कर सकेंगे, ये गंदम तो होगी नहीं, ये क्या होगा हमारा। तो मैंने उन्हें कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब आप यकीन रखें, हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी न सिर्फ गंदम की फसल करें बट रिकॉर्ड फसल करें। अल्लाह ताला ने मदद की। हमने प्रेसिडेंट जरदारी साहब की इंस्ट्रक्शंस पे, जो इधर उस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ था, वीट की जो जवाब दे दिया गया था, वीट की रिजर्व प्राइस 4000 रुपये मन की, वो इसलिए की कि हमारे जो हारी था उसके उतना नुकसान हो गया था, उसके पास पैसे नहीं थे वो ज़मीन बनाने के दोबारा। जब तक उसको एक कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा वो इतनी आगे नहीं जा सकता था। अल्लाह ताला ने मदद की, एक रिकॉर्ड क्रॉप बैठे हैं फूड मिनिस्टर, पता नहीं चलेंगे ओके, रिकॉर्ड हमारी फसल हुई गंदम की। उसके साथ साथ ड्यूरिंग फ्लड्स, ये मैं आपको बताऊं कि हमारी सबने मदद की, लेकिन जो रिलीफ पहुंचाया था, और ये मैं कल गया था प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर को इसलिए कि कुछ बातें थी और उसकी भी मैं जिक्र करूंगा फेडरल पीएचडीपी के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर को बताया था कि जो रिलीफ दी गई थी 80% रिलीफ हुकूमत सिंध ने दी थी, बाकी सब मिला के फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन डोनर्स, आर्म फोर्सेस ने मदद की, वो 20% थी। 80% रिलीफ सिंध हुकूमत ने दी उस सैलाब के दौरान, इसलिए कि सारा रिकॉर्ड है, सब चीज़ मौजूद है। और उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट से हम शुक्रगुजार भी हैं, और पूरे पाकिस्तान में किया गया था कि जो फ्लड के इफेक्टिव्स थे उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो काम आई, उनका नाम काम आया, उनका आसिफ जरदारी साहब का बनाया हुआ प्रोग्राम काम आया कि हम क्विकली कैश ट्रांसफ़र कर सकें उन लोगों को फ्लड्स के दौरान। फ्लड्स अभी चल रहे थे सितंबर अक्टूबर, हमने जो तबाही देखी, सब जो भी गया होगा सबने देखी होगी, सब रोड तबाह। सरदार शाह साहब आज हैं, कल सरदार शाह साहब ने, है कि नहीं आज बैठे ना, साईं माई कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, मेड अ ग्रेट स्पीच यस्टरडे, एंड मैंने आपकी भी पूरी तकरीर सुनी थी, पूरी तकरीर सुनी थी और बड़ी गौर से सुनी थी। 20,000 के करीब स्कूल हमारे डैमेज है, कल मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करके आया, मैं वो जिक्र करूँगा उसका। रोड्स की तबाही, बैठे हैं हमारे वर्क्स एंड सर्विसेज के मिनिस्टर, वो देख रहे होंगे। इरिगेशन नेटवर्क जाम खान थे, इजाज़त लेके गए, लेकिन सब ने तनदेही से काम किया, और हमने उसी वक्त प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए। वर्ल्ड बैंक से बात की, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात की, हमें पता था हमारे पास पैसा नहीं होगा, जिस तरीके का नुकसान हुआ है इसको हम पूरा नहीं कर सकेंगे, लोगों की उम्मीदें हैं। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, आप लोगों ने, जिन लोगों के घर तबाह हुए उनकी मदद करनी है, उनके घर दोबारा बनाने में उनकी मदद करनी है। और वो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें मुफ्ती साहब 20 लाख या 21 लाख, वो एक राउंड ऑफ कर देते हैं नंबर, आपकी तकलीफ सुनी थी मैंने आपने, वो 21 लाख के करीब हैं जो टोटल घर बन रहे हैं पार्शली या फुली डैमेज। अब एग्जैक्ट नंबर कहें वो भी बता दूंगा, इसलिए कोई सारा रिकॉर्ड है, सारा डेटा है, लेकिन इस 21 लाख के करीब घर, जिसका टोटल कॉस्ट तकरीबन 660 अरब रुपए है, 1.5 बिलियन डॉलर्स का, वो 220 के हिसाब से लगाया था हमने। और हमने वर्ल्ड बैंक को राज़ी किया कि इस प्रोग्राम के लिए, कि दुनिया में कहीं भी इस लेवल का प्रोग्राम कभी नहीं हुआ, 500 मिलियन डॉलर वो दे, और उसके बारे में बाकी भी बताऊंगा कैसे हम उसकी फंडिंग करने जा रहे हैं, वो बनाना, इरिगेशन नेटवर्क, रोड नेटवर्क, उसकी स्कीम्स बनाना। और 4 महीने में, फिर जनवरी में हम जिनीवा गए, उससे पहले यानी अगस्त सितंबर में काम शुरू किया, उससे पहले हम वो स्कीम्स वर्ल्ड बैंक के बोर्ड से अप्रूव करा ली। मैं आपको ज़रा कंपैरिजन के लिए बताता हूँ, टोटल
$1.9 बिलियन, वैसे तो $2.3 अरब, लेकिन जो फ्लड रिलेटेड है वो $1.9 बिलियन की स्कीम्स थी। और थोड़ा कंपैरिजन बताता हूँ कि पिछले कई सालों से हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है IMF से, वो फैसिलिटी $1.2 बिलियन की है। हुकूमत सिंध ने, और ये सब में पूरी ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट, सारे इनका काम, सारे मिनिस्टर्स का काम। मेरा ख्याल है कि जो चीफ मिनिस्टर हाउस का एक कमरा है, उसमें हर हफ्ते हम एक मीटिंग करते थे वर्ल्ड बैंक के साथ, और तभी ये पॉसिबल हुआ कि हमने 2.3 अरब के टोटल फैसिलिटी हमने अप्रूव कराई रिकॉर्ड टाइम में। और इस कल अभी परसों भी 2 दिन पहले आई थी वर्ल्ड बैंक की एक और मीटिंग की थी। मैंने मिनिस्टर्स को उस दिन तकलीफ नहीं दी थी, इसलिए कि ये बजट में मसरूफ थे, और उन्होंने बताया कि जी आपकी जो पूरी तरीक़ेकार है और जिस तेज़ी से आपने काम किया, जिस तरीके एफिशिएंटली आपने काम किया, अब वर्ल्ड बैंक में हम अपने बाकी मुल्कों को बता रहे किस तरीके से काम होता है। तो आप चाहे ना कोई माने या ना माने, ये पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला सिंध का नाम हमने रोशन किया है। मैं अगले साल के बजट के थोड़े से नंबर्स बता देता हूँ, एंड देन आई विल कम टू सम स्पेसिफिक्स। ये ऐसे ही आप सबको पता है 2.24 ट्रिलियन की बजट है, जिसमें 1.353 मिलियन के हमारे फेडरल एस्टिमेट्स है रिसीट्स के, और 469 बिलियन के हमारे, टोटल 1.82 ट्रिलियन के रिसीट्स है। और हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो जो है इंशाल्लाह ताला अगले साल हमने पिच के 700 अरब रुपए पे, और मैं ये बताऊंगा ये कैसे अचीव करेंगे, इंशाल्लाह ताला अचीव करेंगे। पिछले 5 साल मैं आपको बता दूं, हमसे हिसाब लिया जाता है। मामूर साहब उठ के चले गए, वो होते तो मैं उनको बताता, पता नहीं वो कल खडड़ो टाउन के बारे में परेशान थे परसों। भाई कौन जीता है वो, आपको पता भी नहीं है? हाँ, तो ये तो परेशान हो रहे थे कि भाई 3 वाला जो है वो कह रहे पर रिजल्ट अनाउंस है। वो भाई 9 वोट थे, 9 के 9 वोट GDA को पड़े। मतलब इस परेशानी की क्या बात थी, बहुत परेशान थे। और उन्होंने ये भी कहा कि पैसा वञे के थे तो बुधायो तो सही, ये बुधाइण लाइ आयो आहियां हिते आहे कोन पाण साईं। हमें पिछले 5 सालों में 3.8 ट्रिलियन रुपए, 3.8 ट्रिलियन फेडरल गवर्नमेंट से मिले, 1.17 ट्रिलियन हमारी अपनी रिसीट्स थी। टोटल तकरीबन 5 ट्रिलियन के करीब हमने पैसे हमें मिले हैं पिछले 5 साल में, हर साल की डेटा है। और इसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ है, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर आप सबको पता है हमारा सैलरीज के ऊपर होता है। 5 ट्रिलियन में से 2.6 ट्रिलियन सिर्फ सैलरीज, जिसमें एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस और एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, वो खर्च हुए हैं। वो ईयर वाइज भी है, मैं डिटेल में नहीं जाता। अच्छा, हमारा जो करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, जिसमें जो मैं बड़े बड़े डिपार्टमेंट में उनका जिक्र कर लेता हूँ। हमारा आप इधर बैठते थे, लॉबी बैठ के इधर भी सुकून है। वो अच्छा, मैं बोल रहा था तो सुकून नहीं था। अच्छा जी, इसमें जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर 442 बिलियन हम लोकल गवर्नमेंट के नॉन डेवलपमेंट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये खर्च कर चुके हैं। एजुकेशन में 909 अरब रुपए, इसमें सैलरीज वगैरह शामिल, आप ये कोई काउंट करेगा ये तो ये 5 ट्रिलियन से बढ़ गए। ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। 909 अरब रुपए हमारे एजुकेशन पे 5 साल में खर्च हुए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमने ग्रांट्स जो यूनिवर्सिटीज़ को हैं, जो बिल्कुल छोड़ दी थी फेडरल गवर्नमेंट ने, हमने 5 साल में तकरीबन 50 अरब 48.9 बिलियन की ग्रांट्स हैं वो दिए हैं। हमने 442 बिलियन लोकल गवर्नमेंट में खर्च किए हैं पिछले 5 साल में।
हेल्थ में 715 अरब रुपए, और इसमें ना सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट और सबने तारीफ भी की है, दोनों साइड्स की तरफ से बात भी हुई है हेल्थ में जो हमारा काम हुआ है। NICVD को हमने तकरीबन 37 बिलियन दिए हैं, SICVD को 26 अरब 27 अरब के करीब, SIUT को इन 5 सालों में 41 बिलियन दिए गए हैं टोटल। पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गम्बट को 23 अरब, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर को 23.5 अरब 25 अरब, इंडस हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो काम होता है उसको 16 अरब, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को 5.8 बिलियन। इधर बात हुई थी, आई थिंक किसी ने, मौजे साहब फिर चले गए, उठ के आ जाएंगे, किसी ने बात की थी कि भाई अपना इलाज खुद क्यों नहीं करा लेते। तो उसी वक्त अदी फरियाल टालपुर साहबा ने 2 इंस्टेंसेस बताए थे। मेरे पास भी बहुत इंस्टेंसेस हैं जो हमारे वज़रा, हमारे MPA, हमारे MNAs सरकारी अस्पतालों से इलाज करा रहे हैं। I also go to NICVT. सरकारी अस्पतालों से इलाज करा रहे हैं, और वो इलाज बल्कि शर्जील मेमन सबको पता है इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज पेशेंट्स की बताने नहीं चाहिए, बहुत सारे हैं। तो ये आपकी मैं कहता हूँ ना कि पता नहीं कर रहे, सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, तनकीद बराए तनकीद के हवाले से। डेवलपमेंट में स्पीकर साहब पिछले 5 सालों में टोटल 840 अरब रुपए हमने खर्च किए हैं। अच्छा, जो पिछला दौर था 2018 में जो ख़त्म हुआ था, 2017-18 का जो बजट था उसमें हमारी हाईएस्ट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर थी एक साल में 202 या 203 अरब रुपए, और हमेशा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है। और अगर ये ट्रेंड जारी रहता, मतलब वो अजाब नहीं आता जो आ गया था हमारे ऊपर, जिसने जानबूझ के सिंध के साथ दुश्मनी की, तो आप सिर्फ 200 को अगर बढ़ाते भी नहीं तो 1 ट्रिलियन हो जाता, लेकिन हमारा 840 अरब रुपए आया। और इसकी वजह क्या थी कि 2018-19 पहला साल ये जो PTI गवर्नमेंट का था, हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 200 अरब से घट के 122.5 अरब हुआ। उससे अगले साल और घटा 103 अरब, फिर 123, पिछले साल जब ये आधे साल चले गए तो 224 अरब हुआ। इस साल इंशाअल्लाह ताला हम 300 अरब क्रॉस करेंगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का। और अगले साल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट है 700 अरब का, जिसमें प्रोविंशियल ADP 380 अरब रुपए है, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस 267 बिलियन है, अदर फेडरल ग्रांट्स और PSDP की बात करूंगा, अदर फेडरल ग्रांट्स की 22.9 बिलियन है, और डिस्ट्रिक्ट ADP में 30 अरब रुपए रखे गए हैं। टोटल मिला के 700 अरब है। और इसमें जो बात करते हैं ना, इधर वो भी मैंने बातें सुनी थी, आई थिंक जावेद हनीफ साहब की थी, कि जी हमारे लिए कर्ज के प्रोजेक्ट, वो भाई वही एश्योर्ड पैसे हैं। बाकी तो जो PSDP में, सॉरी हमारे ADP में पैसे आते हैं, प्रोविंशियल ADP में फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, वो ट्रांसफ़र करेगी, हम तनख्वाहें देंगे, जो बचत होगी उससे हम डेवलपमेंट कराएंगे। ये जो फॉरेन एड, जो फॉरेन लोन्स हैं, ये तो ऑलरेडी साइंड है, जो मैंने आपको बताया 2.3 अरब रुपए के, और उसमें से 266 अरब रुपए में से कराची में फ्लड का इतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन कराची को वैसी जरूरत हमें पता है। 266 अरब रुपए में से 102 अरब रुपए के करीब सिर्फ कराची शहर के लिए, और ये शॉर्ट फंडिंग है। और ये कुछ बताई भी थी सईद ने, मैं शायद आगे बल्कि अभी जिक्र कर देता हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो स्कीम्स हैं 102 अरब में, वो क्लिक की स्कीम्स है जो कि लोकल काउंसिल्स 3rd tier इसका इस्तेमाल करेगी और वो खर्च करेगी। KWSSIP, मैं आगे K4 की बात करूंगा, बहुत दोस्तों ने K4 की बात की। K4 की कहानियां जितनी मुझे पता है शायद किसी और को नहीं पता है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सबको उनसे आगाही दूँ।
स्वीप का प्रोजेक्ट है, K4 के प्रोजेक्ट में, सॉरी KWSSIP के प्रोजेक्ट में अगले साल 7.2 बिलियन खर्च होना है। आपका जो क्लिक वाला प्रोजेक्ट मैंने बताया उसमें 27.5 अरब रुपए, स्वीप के प्रोजेक्ट में 14.5 अरब रुपए, BRT रेड लाइन में 26 अरब रुपए और येलो लाइन में 23 अरब रुपए। ये अप्रूव्ड है, इन सब का काम शुरू हो गया है। और ये मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको स्कीमें जो कि अभी आगे होनी है। इसके अलावा टोटल, मोहम्मद हुसैन फिर बाहर चले गए, नमाज पढ़ने गए होंगे, उन्होंने जिक्र किया था, मैंने सुना 500, उन्होंने पूरा गिन लिया और 500 पता नहीं कितनी स्कीमें थी। भाई ये मेरे पास 1061 स्कीमों की लिस्ट है, कंप्लीट लिस्ट है, वो आपको देंगे, वो देख लीजिएगा, उसमें अगर कोई गलती हो तो हो सकता है हो। और टोटल तकरीबन 81 अरब रुपए हमारी ADP के हैं जो कि खर्च हो रहे हैं। 101 अरब रुपए, 102 अरब के करीब मैंने बताया फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस, और 56 अरब रुपए PPP प्रोजेक्ट्स के हैं। अगेन ये PPP प्रोजेक्ट्स वो हैं जो अंडर एग्जीक्यूशन है और इनकी सारी जो पैसे हैं वो अवेलेबल हैं आपके पास। मैं पहले किस चीज़ की बात करूँ, ये कराची के एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा K4 पे बात करना चाह रहा हूँ, सेंसस पे, फेडरल PSDP पे, और जो कुछ स्पीचेस हुई हैं मैं वेट कर लेता हूँ, ख्वाजा साहब शायद आ जाएंगे वापस, उनके सामने ही बात करूँ तो अच्छा है। जब वो बात हो तो मैं इसलिए पहले K4 पे बात कर लेता हूँ, बहुत दोस्तों ने बात की है। K4 का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था आज से कोई 20 साल पहले, 2002 में इसको इन्होंने शुरू किया था और इसकी पूरी हिस्ट्री है। 2002 में इसकी PC2 सबमिट हुई थी जो कि अप्रैल 2003 में अप्रूव हुई। फिजिबिलिटी स्टडी दी गई एक कंपनी को कराची की 2005 में। 2007 में आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अभी बात की थी मोहम्मद हुसैन ने, और मसला ही वहाँ से शुरू हुआ अनफॉर्चुनेटली। वो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जानबूझ के हुआ, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुए। 260 MGD का जो उन्होंने स्कीम बनाई उसकी कॉस्ट उन्होंने जो उस वक्त एस्टिमेट की 29.5 अरब रुपए की। 29.5 अरब रुपए की जो स्कीम थी और उसकी जो प्री फिजिबिलिटी थी जो 2002 में बनी थी, उस वक्त कॉस्ट थी 42 अरब रुपए। और किया क्या गया, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हम इतने पैसे नहीं देंगे, स्टैंडर्ड है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी तकरीर में कहा था, जो बाद में मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि जी ये तो चाहते ही नहीं है और पता नहीं क्या से क्या, मैं तो हकीकत बता रहा था। और किया इन्होंने कि जो उसके जो एसेंशियल कंपोनेंट्स थे वो सारे निकाल दिए। स्कीम के अंदर जहां अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा था तो उसकी कोई ब्रिज या कोई एक्वाडक्ट नहीं, आपकी कॉलोनीज के पैसे काट दिए, आपके बिजली के पैसे काट दिए, 2 पंपिंग उसमें होनी है। और इन्होंने 29.5 अरब रुपए की स्कीम बना के फिर उन्होंने कहा कि 29.5 अरब जो है उसमें से जो लैंड एक्विजिशन है वो सिंध हुकूमत दे, 5 अरब वो काट दिए, तकरीबन 24.5 अरब रुपए की स्कीम अप्रूव की, जो कि आपको पता था वो अप्रूव स्कीम थी, जो कहते हैं ना 24.5 अरब की स्कीम है, वो अप्रूव की और सिंध हुकूमत को दी। कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, बड़ी मुश्किल से हमने बड़ी कोशिश की कि हम एडिशनल वाटर ले सकें। CCI की मीटिंग्स में लिटरली वॉकआउट करके यह कि जी हमें एडिशनल पानी दें, इसलिए कि वाटर अकॉर्ड में मोहम्मद हुसैन ने यह भी कहा था कि मुझे वाटर अकॉर्ड का पता है, तो वाटर अकॉर्ड पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है, कराची का अलग से जिक्र है। हमने कहा आपने एडिशनल पानी देना चाहिए कराची के लिए। फेडरल गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। एंड में सिंध हुकूमत ने कहा चले हमारे शहर से पानी ले। ये स्कीम जाके 2013-2014 में अप्रूव होती है एक्निक से। उसकी उसी वक्त कायम अली शाह साहब संगे बुनियाद डालते हैं और काम शुरू कराते हैं। मैं खुद इससे पर्सनली एसोसिएट हुआ, तो तकरीबन उसी ज़माने में फाइनेंस मिनिस्टर था। एक मीटिंग हुई शाह साहब के पास और जो वो स्कीम दिखाई गई, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैंने कहा ये बनने वाली नहीं है जिस तरीके से आप इसको बना रहे हैं, साईं को याद होगा। और उस पर पहले इतराज़ हुआ कि देखिए ये रखना अटका रहा है फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन ये
इतनी इसमें फॉल्ट्स हैं। दूसरे ये बैठे शर्जील साहब, ये भी थे उस मीटिंग में। एमएलए शाह साहब ने कल एक कमेटी बनाई, मुझे और शर्जील, ये लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, कहा कि आप इसको चेक करें। हमने सारों से चेक कराया, हमें कहा गया कि जी इस तरीके से ये नहीं बन सकती, लेकिन प्रेशर डाला गया कि नहीं आपने ऐसे ही बनानी है, तो मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन से इसको निकालना है। कहा जी पैसे पूरे नहीं है, क्या नहीं होगा। चले, हमने कहा अब 2016 हो गया था तकरीबन, इस वक्त तक काम चल रहा था इनिशियल वर्क। 2016 में हमने कहा कि देखिए इस पे हम नहीं लेते कोई इल्ज़ाम, कहेंगे ना बड़ी स्कीम है, 25 अरब रुपए आधे फेडरल गवर्नमेंट से आने। हमने एफडब्ल्यूओ से बात की, एफडब्ल्यूओ के सामने PC1 रखा, कॉन्ट्रैक्टर ये पैसे रखे कि ये जी हम बिडिंग नहीं कराते हैं, आप सरकारी इदारा है, आप इसको 24.5 अरब रुपये में स्कीम बना के दें हमें। उन्होंने कहा हम बना देंगे। जब उन्होंने कहा हम बना देंगे तो हमने बगैर बिडिंग के, और उस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ हमारे ऊपर। वो जो एक होते थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले, मुझे याद है उन्होंने खत वत लिखे थे कि एफडब्ल्यू को, वो एफडब्ल्यू को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। एफडब्ल्यूओ ने पहले तो हाँ कर दी, और हाँ करने के बाद उन्होंने जब इसकी डिटेल्स मांगी, अच्छा वाटर बोर्ड, मैं आपको ये बात करते ना, जब ये स्कीम बनी थी वाटर बोर्ड ने बनाई थी। आज बात हो रही थी ना कि वाटर बोर्ड भी नहीं है मेयर के पास और फलानी चीज़ भी नहीं है और फलानी, तो उस वक्त वाटर बोर्ड था, और इस अलाइनमेंट की और इस स्कीम की अप्रूवल उस वक्त के नाजिम ने दी थी। और मैंने ये, जब हम एक बार सुप्रीम कोर्ट में गए थे, मेरे साथ थे दोस्त सारे, नाजिम साहब भी थे, वो होते थे चीफ जस्टिस साहब, नाम देना मुनासिब नहीं है, उनको मैंने कहा था कि जी ये स्कीम, मुझे, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया था तब तक, ये स्कीम बनने जैसी नहीं। खैर वाटर बोर्ड ये जब उन्होंने बनाई स्कीम, ये आई इनके पास, एफडब्ल्यू के पास, उन्होंने इसको 2 हिस्सों में ब्रेक किया। कहा कि ये हम पहला एक 15 अरब का करेंगे फेज़ 1, फेज़ 2 करेंगे 260 मिलियन गैलन, फेज़ 2 करेंगे 14 अरब का। हमें 4 अरब में 3.5 अरब था, 3.5 बिलियन और चाहिए। हम फेडरल गवर्नमेंट के पास भी नहीं गए, हमने कहा ये पैसे सिंध हुकूमत देगी। ये सिंध हुकूमत की सिंसेरिटी थी विद दिस प्रोजेक्ट। देखिए कराची में पानी लाना, मुझे पता है प्रॉब्लम है, सबको पता है। 3.5 अरब रुपए और दिए। अनफॉर्चुनेटली एफडब्ल्यूओ ने काम भी शुरू किया, काफ़ी हद तक काम भी किया। 2018 हमारे तो ये ख्याल था, हमने इनसे कहा भी ये था कि 2 साल में आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। जाम खान शोरो साहब थे वज़ीर उस वक्त जब ये हो रहा था, हमने एफडब्ल्यूओ के साथ एग्रीमेंट किया था। ये भी बता दूं कि एफडब्ल्यूओ ने इनिशियली उस दिन भी काम, पहले बार आगे कहा कि हमने इसको असेस किया, ये 42 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है कम अज़ कम, और उसमें भी अभी बेयर मिनिमम बहुत चीज़ें निकाल के। और आपको पता है जो माहौल होता है, कोई भी तैयार नहीं था उसको इस तरीके से बढ़ाने में। इसलिए कि पहली जब एक बार शुरुआत गलत हो जाए, प्रोजेक्ट गलत फुटिंग्स पे स्टार्ट हो, वो प्रॉब्लम से क्रिएट करता है, और इस प्रोजेक्ट के साथ यही हुआ है शुरू से। अच्छा जी, फिर आगे इमरान खान, पहली मीटिंग हुई जो मैंने जिक्र किया था ना, 16 सितंबर था या 18 सितंबर था, कराची में एक मीटिंग हुई, उसमें मैं बैठा था और एक साहब ने शुरू कर दिया। अच्छा, उस हमने रिवाइज करना शुरू कर दिया प्रोजेक्ट को 2018 में, हमारी पिछला टर्म था, हमने वो प्रोजेक्ट, हमने कहा वाकई ये नहीं बनेगा, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो प्रोजेक्ट रिवाइज किया और उसकी कॉस्ट उस वक्त कोई 80 अरब तक पहुंच गई थी, 80 बिलियन जी, 80, वो एस्टिमेट जो बना रहे थे 80 अरब पहुंच गई थी। इमरान खान साहब आए और एक शख्स ने उस मीटिंग में कहा, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, एक का ही नाम काफ़ी है, उसने कहा कि ये तो सिंध हुकूमत चोर डाकू, 25 अरब का प्रोजेक्ट कह रहे हैं अब 80 अरब रुपए में बनेगा, इसमें तो खान साहब इंक्वायरी होनी चाहिए, इन सबको जेल जाना चाहिए। मैं बैठा हूँ सामने मीटिंग में, इन सबको जेल जाना चाहिए। खान साहब ने कहा जी मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा, काम बंद, K4 पे काम बंद, इंक्वायरी करो। अब वो इंक्वायरी शुरू हो गई। अच्छा, इंक्वायरी एक उधर शुरू हुई,
नैब को अलग कागजात भेजे गए, फिर जो एक इन्होंने बनाया डेट कमीशन कोई बनाया था, उसको अलग से कागजात उन्होंने देने शुरू कर दिए, और उन लोगों ने जो ऑब्जर्वेशंस दी, ये हाँ जी, ये अलाइनमेंट ऑफ अप्रूवल में ये लिखा है किसने अलाइनमेंट अप्रूव की थी, सब कुछ ये डिटेल्स मौजूद है। तो जनाब उन्होंने कहा जी नेस्पाक इसकी करे इंक्वायरी, पहले तो नेस्पाक रीडिज़ाइन करे। नेस्पाक ने रीडिज़ाइन किया, शुरू उन्होंने वही कहा जो मैंने 10 साल पहले कहा था, 10 साल तो नहीं, 7-8 साल पहले कहा था उस वक्त, कि ये अलाइनमेंट सही नहीं है और इस अलाइनमेंट पे अगर चलना होगा तो आपने और ज़्यादा खर्चा करना होगा। जो थी वो जो डेट इम्प्लीमेंटेशन कमीशन, उन्होंने भी कहा कि जी अलाइनमेंट चेंज करें। पीटीआई की हुकूमत ने कहा अब ये आप हमें दे दें, हम बनाएंगे, और इसको डिवाइड कर लिया। जब उसमें भी जब PC1 ओरिजिनल बना था, सिर्फ कन्वेंस सिस्टम बनाया था किंजर से लेके कराची के एंट्रेंस तक, आगे पानी जैसे देना उसको कोई प्लान नहीं। अगेन ये KWSB ने बनाया था, और ये उस वक्त बनाया था जब KWSB सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर थी। तो ये अच्छा, बिजली का कोई इंतजाम नहीं कि 50 मेगावाट बिजली चाहिए थी, वो कैसे आएगी। फिर जी फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठे, पहले तो उन्होंने चोर डाकू कहना शुरू किया, फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, वाकई इसमें पूरा फ्लॉज हैं और इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जी हम कन्वेंस सिस्टम हम बना लेते हैं, और आगे ऑगमेंटेशन और पावर ये सिंध हुकूमत करे। ऑगमेंटेशन और पावर का तकरीबन 100 अरब रुपए का खर्चा था, एडिशनल जो इन्होंने पहले नहीं सोचा था। बाकी रह गया कन्वेंस सिस्टम, वो हम करेंगे। अब वही स्कीम जो 25 अरब की थी, जो कि 80 अरब रुपए 2007 में बनी थी 25 अरब रुपए में, और 2018 में जाके 11 साल बाद हमने कहा कि ये तकरीबन 80 अरब रुपए में कॉस्ट आएगी। 2008 से 2020 तक 2 साल में जब पीटीआई ने उसकी एस्टिमेट्स लगाई तो कहा 126 अरब रुपए की है, ये रिकॉर्ड पे है। 126 अरब रुपए का PC1 अप्रूव हुआ है, 126 अरब रुपए भी फेडरल गवर्नमेंट वो स्कीम एग्जीक्यूट कर रही है। मैं खुश नहीं हूँ उसकी एलोकेशन से। मैंने जब तकरीर की थी, जब इधर प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, तो मैंने कहा था कि अभी 80 अरब रुपए रहते हैं इस स्कीम को कंप्लीट करने में, और आप मेजॉरिटी फंड्स अगले साल की जो आएगा 23-24 के बजट में डालें ताकि स्कीम कंप्लीट हो सके। लेकिन सिर्फ 15.5 अरब रुपए रखे गए। मैं कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला हूँ, उसका भी जिक्र करूंगा मीटिंग का थोड़ा सा, और ऑब्जेक्ट किया है कि ये सही, ये मुनासिब नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जी हम बोरो कर लेंगे बैंक से, हम कहीं भी पैसे पूरे कर देंगे, लेकिन जो किताब है उसमें 15.5 अरब है, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में 17.5 अरब बताए थे, आप सबने सुने होंगे। मतलब जब किताब में 15.5 है, ज़बानी 17.5 बताए थे और कहा है कि कंप्लीट करेंगे। मैं खुश नहीं हूँ। हमने क्या किया है, जो हमारे तकरीबन है 100 अरब की और एक्सपेंडिचर करना, हमने उसका इंतज़ाम किया हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट्स बता रहे थे ना, सईद अभी बता रहे थे KWSSIP, 52 अरब रुपए की सिर्फ ऑगमेंटेशन का खर्चा है। वो PC1 तैयार करके वर्ल्ड बैंक से अप्रूव करा के उसकी प्रिलिमिनरी, वो इस वक्त मार्च में हमने भेज दी थी, इस्लामाबाद एक्निक में है इस वक्त। इंशाल्लाह जल्दी उसको अप्रूव करा लेंगे, और उसके पैसे, इसलिए कि हमें पता है कि अगर हम अपनी ADB से निकालने की कोशिश करेंगे 52 अरब हम नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन वो लोन जो कि सिंध हुकूमत ने ही वापस करना है वो हम अरेंज करेंगे। ये बिजली के लिए इम्तियाज शेख साहब बैठे, हमारा डिपार्टमेंट है एनर्जी का, STDC, उन्होंने बिडिंग्स कर दी है और टेक्निकल बिड्स आ गए हैं, फाइनेंशियल बिड्स ओपन होने, बिजली का काम भी हमारा ट्रैक पे चल रहा है। सिंध हुकूमत बिल्कुल सीरियस है इस प्रोजेक्ट में, फिर से बताऊं, और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर देने से प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं आप मेरे साथ आके बैठें, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखें, इसकी हिस्ट्री देखें, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को ख़राब किया गया, और जब इसको हम दुरुस्त करने के लिए आए तो हमारे ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगे। तो इंशाल्लाह
हमारी कोशिश होगी। अब अच्छा, मेरे ऊपर ये, कल मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ तो अभी जिक्र कर देता हूँ। फेडरल पीएचडीपी, मैंने आपको बताया ना 3 साल में इमरान खान ने कोई नई स्कीम नहीं दी सिंध में। जब पिछले साल बजट आया 2022-23 का, 30 मई को मैंने खत लिखा वफाक को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, और मैंने उस खत में लिखा कि जी ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है। किसी सूबे को 55 नई स्कीमें, एक को 79, एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास नहीं है। सिंध को 0 न्यू स्कीम्स इन द 3 years। जो इमरान खान, जो आप लोग उनके थे, उसे वो कितने 1.3 ट्रिलियन की बात करके गए थे, फेडरल पीएचडीपी में एक नई स्कीम नहीं डाली थी। मैंने खत लिखा, अनफॉर्चुनेटली जब पहला वर्जन आया उसमें अगेन 0। जो कोलेशन गवर्नमेंट नहीं बनी थी, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, एमक्यूएम, बीएपी, जेयूआई, इन सब की, तो वो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम पैसे नहीं है, कोई नई स्कीम नहीं डाल रहे। हम उनके पास वापस गए, हमने कहा जी पैसे नहीं, हम नहीं सुनना चाहते, हमें इक्वलाइज करो। पिछले 3 साल में जो नाइंसाफी सिंध के साथ हुई वो पूरी करो। खैर बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद 7 नई स्कीमें डाली गई उस पीएचडीपी में। अनफॉर्चुनेटली उन 7 स्कीम्स में से 4 स्कीम्स पे 1 रुपया रिलीज नहीं हुआ, और 3 स्कीम्स पे 300 मिलियन करके 900 मिलियन रिलीज हुए। इस साल की जब बजट आई, दोबारा हमारे साथ यही किया गया। इस वक्त आप ये नंबर देख रहे हैं ना, इधर आप देखेंगे इस किताब के अंदर अदर फेडरल ग्रांट्स। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे बजट एस्टिमेट है 6 बिलियन जो इस साल का, मिले 12.5 अरब। लेकिन ये 12.5 अरब वो जो स्कीम्स है आपकी एसडीजीज वाली, वो पैसे आए हैं सिंध में। दीज आर नॉट द ओरिजिनल स्कीम्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 500 मिलियन है, वो स्कीम्स है। इस साल नेक्स्ट ईयर जो आना है, जब इन्होंने बजट आया तो 4 अरब रुपए रखे हुए थे इस पे। ऑब्जेक्ट किया, बहुत शोर मचाया कि जी ये नाइंसाफी कबूल नहीं है। खैर वो लड़ झगड़ के फेडरल बजट पेश होने से पहले ये बढ़ के 22.9 बिलियन हुए, यानी 4 बिलियन से 22.9 बिलियन। 5-6 दिन में हमने ये काम किया, लेकिन हम खुश नहीं थे। मैंने इनको स्कीम्स भेजी थी, और सबसे टॉप पे जो स्कीम थी, अगर कोई चाहे खत देख लीजिएगा, टॉप पे स्कीम थी कि कलरी बिगाड़ सिस्टम को हमने इम्प्रूव करना है टू प्रोवाइड वाटर टू कराची। इसलिए K4 आप बना ले, पानी तो लाना है ना। मेरे ये कह रहे पानी नहीं दोगे तुम, अरे भाई पानी होगा तो दूंगा ना। एक चीज बना लेने से कुछ नहीं हो, तो उसको आपने चलाना भी है। ये जैसे डैम की बात करते, मैं हमेशा कहता हूं कि हवा से डैम भरोगे, पानी नहीं है, तो आपने पानी कंजर्व करना है। वो केबी फीडर की स्कीम पूरी तकरीबन 80 बिलियन की है। सब पहले नंबर पे वो डाली काट दी। कल हम गए थे, कुछ खबर भी उसकी आई है कि हम गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, फेडरल मिनिस्टर्स भी कुछ थे, और हमने उन्हें बड़ा क्लियरली कहा कि जी ऐसे नहीं होगा, सिंध के साथ नाइंसाफी कंटिन्यूसली आप नहीं करेंगे। इवन जो फेडरल, मैंने बताया ना कि हमारी स्कीम्स थी उसमें 0 रिलीजेस, और बाकी कुछ सूबों की, अच्छी बात है आप डेवलपमेंट करें, कुछ सूबों की स्कीम्स में आउटसाइड बजट एलोकेशंस। किसी को चाहिए तो मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा बैठ के, जो होमवर्क किया है हमने पिछले 5-6 दिन में, और उनके पास गए। तो अगेन मंडे को हमारी मीटिंग है, प्राइम मिनिस्टर, ये फेडरल मिनिस्टर्स को उन्होंने हवाले किया था। एक जो खुशखबरी मैं आपको बता दूं, एक हमने उनसे कहा कि जो फ्लड रिलीफ की, हाउसिंग वाली स्कीम है, हाउसिंग वाली स्कीम में हमने कहा था कि जो 660 अरब रुपए की मैंने टोटल स्कीम बताई थी, उसका 1/3 दे रही है वर्ल्ड बैंक। मैंने कहा दूसरा 1/3 जो है ना, वो हमने और आपने मिलके करना चाहिए, यानी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। और इस सिलसिले में हमने अपने अगले साल की बजट में 25 अरब रुपए रखे। फेडरल गवर्नमेंट ने, कल प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट किया कि वो मैच करेंगे, 25 अरब वो हाउसिंग स्कीम के लिए रखेंगे एडिशनल, इंशाल्लाह ताला होपफुली आ जाएंगे। और उसके बाद मैंने दोबारा 2 स्कीम सिर्फ दी है कि ये 2 आप ऐड करें, और प्राइम मिनिस्टर ने उनको टाइम दिया। एक स्कीम थी, जैसे मैंने बताया, केबी फीडर की
टू प्रोवाइड वाटर टू कराची, ताकि हम ना सिर्फ 260 MGD बट पूरा 650 MGD पहुंचा सके कराची तक। उसकी इम्प्रूवमेंट। दूसरी स्कीम सरदार शाह साहब, वो जो स्कूल्स की आपने अपनी तकरीर में भी कहा था कि हमने 12 अरब के करीब की स्कीम भेजी, उन्होंने कुछ पैसे नहीं रखे, वो मैं दोबारा कह के आया हूँ कि आप रखें बिफोर यू क्लोज द बजट। अब कोशिश करेंगे, आज चेयरमैन साहब ने भी बड़ी सख्त एक स्टेटमेंट दी है इस सिलसिले में कि अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं देगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, हम साथ देंगे, जो भी करेंगे, लेकिन इस तरीके से हम आगे नहीं चल सकते कि आप सिंध के साथ कंटिन्यूसली जो है जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट आए वो करती रहे और हमें लड़ाते रहे आपस में। मैं उसकी भी जिक्र करूंगा, हमें आपस में लड़ाते रहे, चाहे वो सेंसस हो, और आप लोग तो ऐसे जल्दी से उस ट्रैप में फॉल हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं तकारीर करना और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना। वो भी सेंसस पे आऊँगा तो वो भी सारे बताऊँगा कि क्या हुआ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है फेडरल गवर्नमेंट से कि आप सिंध के साथ इंसाफ करें और सिंध को अपना हक दें। अच्छा, मैं चाह रहा था आगे ख्वाजा साहब ने बड़ी बड़ी अच्छी स्पीचेस की हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे, जब मैं लीडर ऑफ द हाउस था, एक 3-3, 4-4 घंटे आपने कल कहा भी था स्पीकर साहब इनको कि भाई कितनी देर बोलोगे, तो लेकिन कोई इस दफ़े मज़ा नहीं है, तैयारी नहीं थी ना, आपके शेरों में मज़ा था। एक तो आप दिल से तकरीर कर नहीं रहे थे, वो सब नज़र आ रहा था, पता नहीं क्या वजह थी, कोई मसला है तो यार बता दो। आपके दिल का हाल जानते हैं भाई, अपने दोस्तों के दिल का हाल जानते हैं, तो मज़ा नहीं आया। अच्छा, उन्होंने शुरू किया और जब वो काम है सर पकड़ लिया, एक कराची की हिस्ट्री जो बता रहे, फिर जो क्लास ली सरदार शाह ने वो सबने देखी। सबको पता चला आएगा अभी थोड़ी देर में आएगा, गारंटी नहीं तो पैसे वापस। तो कराची की वो हिस्ट्री बताने लगे। अब याद होगा ख्वाजा साहब को, एक बजट तकरीर में मैंने उनसे कहा था कि यार आप बहुत पीछे चले गए, नई बातें करें, आप पुरानी बातें जो गुजर गई हैं। तो मैंने इनसे कहा था, बबलू तेरा साबुन स्लो है क्या, अब नाम बदल गया, बंटी हो गया। बंटी तेरा साबुन अभी भी स्लो है। तो कराची कहते हैं कि 1947 में कराची था ही नहीं, और देख लो भाई, सहरा था, सहरा, रेवेन्यू पे भी आता हूँ, अरे मेरे भाई रेवेन्यू पे भी आता हूँ, सहरा था, कुछ भी नहीं था। तो भाई कराची तो खैर मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा डिटेल में बता दिया था। हाँ, कराची नया शहर है, सिंध की तहजीब 5000 साल पुरानी है मोहनजोदड़ो से, कराची रिलेटिवली नया शहर है, रिलेटिवली नया शहर है, लेकिन यार भाई 1947 वाला शहर नहीं है, कराची नया शहर है बिल्कुल। सिंध मेरे भाई, ये जो कराची शहर बना है ना, उस हिसाब से सबको पता है, खैर वो हिस्ट्री में इतनी नहीं बेहतर जानता, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आए देवल पे कराची के पास, तो उस वक्त कराची शहर सिंध एग्जिस्ट करता था, कराची शहर नहीं था। ये जो टुकड़ा है जिस पे हम अभी खड़े हैं, ये सिंध का हिस्सा था और हिस्सा है और हिस्सा रहेगा, कराची शहर नहीं था। लेकिन उस वक्त पहली बार 1725 में मकरान से और कल्लात से कुछ बलोच सेटलर्स थे, वो वहाँ पे ड्राउट और कोई ट्राइबल फ्यूड्स की वजह से आके इस खत्ते में आके बैठे। पहले कराची के रहने वाले वो थे 1725 में या 1727 में ये टाइम था, और इसका नाम जो है कोलाची जो गोट जैसे वो कहते हैं। उस ज़माने में कल्हड़ों की हुकूमत थी सिंध में, उसके बाद टालपुरों की हुकूमत आई, ये खित्ता जो है टालपुरों की हुकूमत के अंदर आया, सिंध का हिस्सा था, सिंध के हुक्मरान थे जो इस खित्ते को चलाते थे। उसके बाद जब 1770 में एक सेकंड बैच आया बलोच सेटलर्स का कराची के अंदर,
और जो टालपुरों की जब इधर थी सल्तनत, उन्होंने तकरीबन 1800 के करीब अंग्रेज़ों को पहले इजाज़त दी ईस्ट इंडिया कंपनी को इधर एक दफ्तर खोले आके। वो लेकिन उन्होंने उनके अंग्रेज़ों के भांपे अज़ाइम और 2 साल में उन्हें कहा दफ्तर बंद करो, जाओ इधर से। लेकिन उसके बाद जैसे हुआ, चार्ल्स नेपियर उसने पता किया और फिर 1839 तक ब्रिटिश कंट्रोल में आ गई ये पूरा खित्ता, इसमें कराची भी शामिल था। और वो डेवलपमेंट पहले ये डेवलपमेंट इसकी शुरू हुई, जैसे बताया गया इधर जावेद हनीफ आज है नहीं, चले गए, वो केपीटी में काम कर चुके हैं। केपीटी कब बना था? कराची पोर्ट 1854 में बना था, 1854। आपका जैसे बताया कराची एयरपोर्ट, आज पिताफी साहब ने बताया 1924 में बना था। जब पाकिस्तान बना तो कराची उस वक्त पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था। आप हमारे भाई सारे उधर से आए जिन्होंने कुर्बानियां दी। इस असेंबली ने पाकिस्तान बनवाया, इस हॉल ने, और आप अपने घर आए। लेकिन उसको घर तो करो यार, आप अपने घर आए। मुझे हैरत है। अब ये बात अगर मैं सिर्फ एक आपको मिसालतन कह देता हूं, अगर आज आप अमेरिका चले जाएं और अमेरिका में जाके न्यूयॉर्क में रहें, न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन सिटी है, और फिर 15 साल 20 साल बाद के देखा मैं अमेरिका आया हूँ और रेवेन्यू इतना बढ़ गया है। ठीक है यार, आप जाते थर की हमें कह रहे थे, थर में जाके रहते और थर को बनाते तो हम कहते, लेकिन आप अपने घर आए इसलिए कि इस असेंबली ने पाकिस्तान बनाया। आप लोग कहीं दूर नहीं आए, आप अपने घर वापस आए। इस घर को अपना तो करो यार। हमेशा कहते हैं नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, थोड़े थोड़े, अब नाराज ना हो, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जनाब रेवेन्यू की बात वो सारे पढ़ दिए, इनकम टैक्स, हमीदा खोड़ो साहिबा की किताब से, उसमें कहाँ लिखा है कि कोई लिखा है कि ये इनकम टैक्स कहाँ से आता है? उस वक्त इनकम टैक्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, अब नहीं है। वो इनकम टैक्स ऑब्वियसली कराची से भी आता होगा। लैंड रेवेन्यू एक बड़ा आइटम था उस जमाने में, पूरी दुनिया में ये टैक्सेस जैसे। अच्छा, ये बात करते हैं, इधर बात हुई थी कि जी 10% टैक्स और जगह से आते हैं, और ओ भाई हम तो चाहते हैं, मैंने तो पहले भी कहा है, मैं सेवन शरीफ का रहने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि 90% टैक्स सिंध का सेवन से कलेक्ट हो। अगर सेवन ऐसी इतनी तरक्की करेगा तो 90% टैक्स सेवन से आएगा। कराची ने तरक्की की है, कराची में इन्वेस्टमेंट हुई है तभी। और खैर वो बताया था सारे सरदार शाह ने कि जी कंपनी थर में है, टैक्स कराची में देती है। आप देते भाई, हमारा शहर है, हमारा सूबा है, अलग नहीं करो, बाइफुकेट नहीं करो, खुश रहो, साथ मिलके आगे चलो, इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। रफीक साहब तव्हां अची विया हो न, वो मां ॿुधायो तव्हांखे परेशानी थी, खटिड़ो तव्हां ई खटियो आहे GDA वारनि। तव्हांखे अलाए, तव्हां मूं तकरीर ॿुधी तव्हां एॾो परेशान, मूं तव्हांखे कॾहिं न एॾो ॾिठो परेशान। सो तव्हांखे मुबारक हुजे, तव्हां खटियो आहे, पोइ तव्हांजी परेशानी अलाए छो हुई, ऐं मूं हिते ॿुधायो त जेके पैसा असांखे मिलिया तव्हां उन वक़्तु कोन हो। अच्छा जी, जावेद हनीफ साहब ने तकारीर की, तक उसकी जवाब काफ़ी आगे। अगेन मेरी बहन चली गई इस वक्त। कभी कभी मानो आप कोशिश ये करें कि अनहोनी में आप किसी को, और मैं भी अगर करता हूँ तो मैं माजरत करूँगा कि अगर किसकी दिल आज़ारी होती है, आप जिस टोन से तकरीर करते हैं, जो चेहरा बना के कहते हैं और फिर कहते हैं ये धमकी है और ये है, तो अच्छी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ यार, पिछले 3 साढ़े 3 साल बड़े मुश्किल गुजरे हैं सबके ऊपर। मैं खुद और आप भी कभी कभी उनके साथ मिल जाते थे, इधर सामने आके मुंह पे गालियां लिटरली देते थे, लिटरली गालियां देते थे सामने खड़े हुए।
मैं पिछले 10-15 दिन मैंने कुछ ट्रैवल किया इस्लामाबाद, 2-3-4 बार जाना हुआ है। इधर हमारी हालत ये हो गई थी, और मैं बता रहा हूँ बड़े, इसलिए कि बदतमीजी का तूफान जो शख्स ने पैदा कर दिया था इस मुल्क में, कि हम कहते थे कि यार जहाज में बैठेंगे, कोई बदतमीजी कर देगा, क्या करेगा आदमी, इंसान है, किसी से लड़ तो सकता नहीं है। आप किसी से जोर से बोल दें तो आप चीफ मिनिस्टर हैं या आप कोई है तो आप ही के नाम खराब होगा। हाँ, दिल तो ये चाहते जहाज से ही फेंक दे, लेकिन आप फेंक सकते हो, हम नहीं फेंक सकते। हाँ जी, लेकिन अभी मैं गया, एक माहौल फर्क नजर आ रहा है। मुझे याद है जब हम 2016 में मैं चीफ मिनिस्टर बना था पहली बार, वो पहले 2 साल जहाँ निकलते थे लोग खुशी से मिलते थे, सेल्फियां बनवाते थे, और अचानक ऐसा दौर आया कि लोगों से डर लगने लगा। और डर और नहीं था, डर इज्जत का होता है आदमी को अपनी, कि कोई कर दे, और आजकल ये सेलफोन है, कोई वीडियो बना दे, कोई की चीज कर ले, ये माहौल पैदा कर दिया था। अब इस माहौल से, आप मैच्योर पार्टी है, इस माहौल से निकलें, साथ मिलके काम करें, और हम साथ मिलके काम कर रहे हैं। जैसे पूरे सिंध में हमने स्कीम्स दी हैं, हमने कराची के अंदर भी, और ये दिखाई भी थी लिस्ट, ये आपने दिखाई थी ना शायद, जो नामों के साथ भी जो रिकमेंडेशन, सारी लिस्ट है। और बताओ अगर स्कीमें नहीं दी हैं, अच्छा जीडीए वाले दोस्त कहते हैं हमें स्कीमें नहीं दी, भाई आपके इलाकों में सांगड़ से हैं, सांगड़ के रोड जाके देखें, सांगड़ में तो काम तो किया है ना हर जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इररिस्पेक्टिव कि हमें वहाँ से वोट मिला या नहीं मिला। कुरंगी के अंदर 8,000 रोड, 10,000 रोड, पता नहीं 2 ब्रिजेस, ये सब बनाई थी ना, वोट तो हमें नहीं मिलता वहाँ से, लेकिन ज़रूरत थी, वो बनानी है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है। तो भाई जी, वो टाउन जीत गए बता रहे मुझे सही। तो ये सारी स्कीम मैं दोबारा पढ़ूंगा, इतनी सारी हमने काम जो पिछले 5 साल में किया है, ये लिस्ट पूरी मौजूद है, मैं नहीं पढ़ना चाहता दोबारा, आपको टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। 1-2 चीज़ें और मैं, इसलिए कि टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों ने बड़ी तहम्मुल से सबको सुना, और इस साल मज़ा है बहुत सालों बाद स्पीच करने का भी, लोगों को बताने का भी, इसलिए कि मैंने बताया ना माहौल जो क्रिएट कर दिया गया था इस ऐवान में पूरे मुल्क में, अब वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। वो रमज़ान में सब नेकियां करते हैं ना, कहते हैं अल्लाह ताला शैतान को बंद कर देते हैं, तो वो उस टाइम में शैतान बंद हो गया, सबके जो है, मैं लफ्ज़ नहीं आता क्या कहूँ, अखलाक बेहतर हो गए। हम खुद एक दूसरे से पता नहीं कैसे बात करने लगे थे यार, अभी बैठे बैठे बात कर रहे तो कहते हमारे बेहतर थे यार, पीछे तुम्हारे है ना बॉस रहे वो खुशी से बात कर रहे आपके बेहतर ठीक है मैं बताता हूँ उसका भी भाई, बिल्कुल। तो 2 चीज़ें और, पहले मैं साइक्लोन का जिक्र कर दूं, कि साइक्लोन अभी आना था, मैं एक दिन असेंबली में आके मैंने जिक्र भी किया था, अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा। और मैंने जब मीटिंग्स की थी, मैंने हाउस में भी कहा था कि देखो हमने अपनी पूरे काम करना, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया, फ़ौज, नेवी, रेंजर्स, और सबसे ज़्यादा हमारे इलेक्टेड MPs और MNAs, उन्होंने नेशनल असेंबली का बजट छोड़ दिया, उन्होंने सूबाई असेंबली का बजट छोड़ दिया, अपने लोगों से मैंने वीडियोस देखी हुई भेजी हैं, मिन्नतें करें यार निकलो इधर से। और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर, मेरी ये बिलीफ है कि अगर आप अपनी मेहनत खुद करते हैं, अपनी हिम्मत करते हैं, तो रब पाक खुद ही मदद करते हैं। देखते हैं कि मेरा बंदा जो है ये, इसी वजह से अल्लाह ताला ने वो बड़ी आफत आनी थी, वो टेरी, और जो है वो वीक भी हो गया साइक्लोन जो था, और उसके साथ साथ जो है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले 3 दिनों में मिट्टी में 196 मिलीमीटर बारिश हुई है, इस्लामकोट में 146 मिलीमीटर, और ये आज 12 बजे तक का डेटा है, हो सकता है अभी भी बारिश हो रही हो। और डीप्लो में 175 मिलीमीटर बारिश हुई है। कुछ डेथ्स भी हुई हैं, 2 या 3 टोटल इस तूफ़ान के दौरान, और लोगों के घर काफ़ी जो है डैमेज हुए, और इंशाल्लाह ताला
हम हुकूमत सिंध पूरी कोशिश करेगी कि अपने लोगों की मदद करे। तो ये साइक्लोन के वजह से मैं आखिर में बिफोर आई रैप अप एंड गो टू माई लास्ट पार्ट, मैं सेंसस पे बात ज़रूर करना चाहूँगा। ये फाइल इतनी मोटी थी, मैंने अभी इसमें से आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट 70% कागज़ 75% कागज़ निकाले और क्या सिर्फ वो जो मैं भी बता सकूं, इसलिए पूरी कहानी पता। ये कहानी शुरू होती है 2017 से, जब ये सेंसस कर रहे थे 2017 वाला। उस वक्त मैंने फेडरल गवर्नमेंट से कहा था कि हमें मंजूर नहीं है सेंसस, जिस तरीके से आप कर रहे हैं। बहुत ऑब्जेक्शंस की, लेकिन वो सनी अनसुनी कर दी। फिर वो फेडरल गवर्नमेंट में, नेशनल असेंबली में, सेनेट में सब ने एतराज़ किया और उसके बाद हुआ ये कि सेंसस जो है प्रोविजनल मंजूर किया सीसीआई ने 2018 में, और ये कहा कि जी 5% इसकी होनी है, 5 या 10% का वैलिडेशन होनी है और सब कुछ होना है। जो बात की गई थी, अब मैं फिर से कहूँगा, जब ये दोबारा आया सीसीआई में 2020 में, मैं वाहिद उधर मेंबर था सीसीआई के अंदर सिंध का, जिसने इसको सब 7 लोग मेरे मुखालिफ थे। जैसे सीसीआई में 4 चीफ मिनिस्टर होते हैं और 4 और लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, 3 और वफाकी वज़रा होते हैं। सख्त मुखालफत की, मैंने कहा जी ये सेंसस मंजूर नहीं है, आप इसको अप्रूव ना करें। मैंने डिसेंटिंग नोट दिया, उसके बाद हमारी काबीना ने फैसला किया, उसको हमने पार्लियामेंट में चैलेंज किया। पहली बार हुआ है, इसलिए कि तरीक़ेकार आइन में ये कि सीसीआई जाता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में चैलेंज होने के बाद जब उधर आया तो सिर्फ पीपल्स पार्टी एक जमात थी, सिंध की जो रिप्रेजेंटेटिव जमातें थी उसमें, बाकियों को तो इतना परेशानी नहीं थी सेंसस की। जिसने अपोज किया, मुत्तहिदा कौमी बोर्ड ने भी असेंबली में अपोज नहीं किया। मोहतरम आपके जो मिनिस्टर साहब थे अमीनुल हक साहब, उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग में एक नोट लिखा था ज़रूर, लेकिन अगेन उसमें ये नहीं कहा था आई एम वेरी हैप्पी, आई एम नॉट सेइंग, मैं थोड़ा सा कि अगर आप ये कर देंगे कि दोबारा सेंसस कर लें। चलिए जी, सेंसस दोबारा हो गया, हमने कहा इस दफ़े कुछ बेहतर काम करना चाहिए। अप्रैल में गवर्नमेंट चेंज होती है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं। अप्रैल के बाद एकदम मई और जून में ये बजट वगैरह का आ जाता है। 14 जुलाई को मैं एक बड़ा डिटेल 3 सफ़े का ये सिंगल लाइन टाइप ख़त है, जिसमें मैं सेंसस की इम्पोर्टेंस बताता हूँ हमारे सूबे के लिए, और कहता हूँ कि मेहरबानी करके जो काम करें। कुछ रिकमेंडेशंस दी मैंने इसमें कि ये होनी चाहिए, और मैंने बल्कि लिखा मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ द सीसीआई, और सारे सीसीआई मेंबर्स को लिखा ये ख़त। खैर इन्होंने कुछ नहीं बात सुनी, और जब सेंसस शुरू हुआ तो 3 मार्च को मैंने अगेन एक एहसन इकबाल साहब को डिटेल ख़त लिखा, और उसकी आखिरी सिर्फ लाइन पढ़ देता, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा क्या था। मैंने लिखा जी, इट इज़ रिस्पेक्टफुली इंटीमेटेड that the government of Sindh doesn't find itself in a position to assist the federal government in this most critical, essential and important exercise unless its concerns are fully addressed. हम ये कह रहे हैं, और आपकी जमात का एक शख्स, नाम नहीं लूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और ये मेरे पास वीडियो क्लिप भी है। वैसे जो वो 27 फरवरी को, मेरे 3 मार्च को खत है जो मैंने लिखा, 27 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका एक एक्सेप्ट। आज से हमने पिछले 4 दिनों से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमने लोगों के लिए कैंप्स लगा रखे हैं, जहां हम इनकी डिजिटल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज से एमक्यूएम अगले 5 दिनों तक हमारे कारकुनान और एमक्यूएम का जो पुराना नेटवर्क है, वो हर डोर स्टेप पे लोगों के दरवाज़ों पर जा रहा है, और वो जाकर लोगों से इस मरदमशुमारी से पहले हमारी मरदमशुमारी पूरी हो चुकी होगी। आप तो बड़े तैयार थे। मैंने कहा जी हुकूमत सिंध तैयार नहीं है, आप हमें डेटा नहीं दे रहे, आप पूरे तैयार थे। और ये मैं वीडियो क्लिप सुना दूंगा, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता खामखा। इस मरदम हो चुकी होगी, हमारे पास डेटा सारा आ चुका होगा, और हम इनको गाइड कर चुके होंगे। आप तो गाइड कर रहे थे पूरे पाकिस्तान को, आपका पूरा नेटवर्क था जो तैयार था।
आपके लोग डोर स्टेप पे मौजूद थे, और मैं लिख रहा हूं कि भाई ये सेंसस सही नहीं हो रहा है, इसको पहले हमें डेटा दें। सिर्फ हुकूमत सिंध की इंसिस्टेंस पे वो डेटा अवेलेबल हुआ, जो रोजाना सबको पता चल रहा था। 2017 में नहीं दिया था हमने, वो उसकी ली एक्सेस, और वो एक्सेस सबको बताया। हमारे ऊपर इल्जाम, पता नहीं कि जी 4 स्टोरी तक गए, ऊपर तक। भाई जो बिल्डिंग, हमने कहा जो बिल्डिंग आए उसको देखो, जहां तुम्हें प्रॉब्लम हो बताओ, दोबारा भेजेंगे, तीसरी बार भेजेंगे। सेंसस की एक्सरसाइज मैंने इनको बड़ा अच्छा, ये फिर 3 मार्च के बाद जब मैंने इनको खत लिखा और एक मीटिंग हुई इस खत के ऊपर, फिर उन्होंने एक टीम भेजी, इधर सेंसस कमिश्नर साहब को भेजा, यहाँ एक बड़ी डिटेल हमारी मीटिंग हुई, और हमने उन्हें बताया कि यही आपने करना है। और मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। पहले तो हमने कहा कि जो आपकी टैबलेट्स है ना, वो सही जियो रेफरेंस है ही नहीं। आप किसी जगह पे जाके खड़े होते हैं, और मैं अगर इन्यूमरेटर हूँ, मुझे कहते हैं जी ये तुम्हारा इलाका है, सिंध असेंबली तुम्हारा इलाका है, और मैं सिंध असेंबली में खड़ा होता हूँ, तो मैं अपने जियो रेफरेंस से बाहर हूँ, और ये वीडियोस के ज़रिए उन्हें दिखाया गया। और साइट वीडियो लिंक पे लिया हमने सीएम हाउस में, कहा कि ये देखो, कहा जी बिल्कुल ये दुरुस्त है, ये हमें दुरुस्त करना है। फिर हमने इनसे कहा कि आप इंफॉर्मेशन की डिसमिनेशन करें। मेरी 2017 में भी उनको ख़त था कि मेरे घर पे अगर आते हैं सेंसस वाले और वो सेंसस का फॉर्म भरते हैं, तो उसकी एक कॉपी मुझे दें, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड तो हो कि क्या गिन के गए मेरे पास। और हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अगर मुझे अपने मोहल्ले का पूरा हिसाब रखना है कि इन्होंने सही गिना है कि नहीं गिना है, या उस ब्लॉक का हिसाब रखना है, ब्लॉक में 200-250 घर होते हैं, तो उन 250 घरों की मैं जमा करूंगा ये सबके पास से जाके, और देख लूंगा यही नंबर आ रहा है फाइनल सेंसस में कि नहीं। मैंने कहा कि पहले तो उन्होंने नहीं दिया, अब आप एक काम करें, अब तो डिजिटाइज है सारा, आप फ़ोन नंबर सबसे ले रहे हैं, आप एसएमएस के ज़रिए इनको बता दें। इन्होंने मुझे सेंसस वालों ने कहा बिल्कुल ये हो सकता है, इसमें कोई बुझाए की कोई बात नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं किया इन्होंने। खैर ये मैंने ख़त लिखा था। फिर मैंने इनसे कहा कि पहले आप हाउस सेंसस कंप्लीट करें, और हाउस सेंसस के बाद 1 महीने का टाइम दें उसकी वेरिफिकेशन के लिए। आप जल्दी जल्दी ना करें कि जी आज ख़त्म किया, कल से शुरू, 10 दिन में ये बंदे गिन लेंगे, पहला ब्लॉक, पहला जो होते हैं ब्लॉक, 20 दिन में दूसरे गिन लेंगे, और अप्रैल के एंड में तो वो सब फाइनल कर रहे थे, बल्कि 30 मार्च को ख़त्म कर रहे थे, और अप्रैल के 15 को अनाउंस कर रहे थे। मैंने कहा ऐसे ना करें, आप हाउस सेंसस करें, 1 महीने का टाइम दें, फिर आप 3 महीने लगाएं हेड काउंट करने में, प्रॉपर तरीके से करें। एंड में 3 महीने के 4 महीने लगा दिए इन्होंने, ये इस खत में लिखा है। फिर मैंने कहा उसको भी फाइनल ना समझो, मैंने कहा हर एक को गिने, जो शख्स जहां पे है, बुधाया तो हियर तो बुधाया जो शख्स जहां पे उसको गिने, और फिर वो सारा डेटा आप नादरा के हवाले करें, और नादरा से कहें इन सबको रजिस्टर करें जो पाकिस्तानी सिटीजन है और 18 साल से ऊपर है उनके शनाख्ती कार्ड बनाए, जो 18 साल से कम है उनके आप बनाए बेफॉर्म, और वेरीफाई करेंगे ना। मैंने अगर गलत डेटा दिए, मेरे घर पे आएंगे और कहेंगे अब रजिस्ट्रेशन करो, मैं पकड़ा जाऊंगा। और जो गैर कानूनी लोग इधर हैं, चाहे वो किसी स्कीम के तहत हैं, अफगानी जैसे होते हैं क्या, उनको लिखें, आप पूरी डेटा निकालें। कि मुझे कई लोग कहने लगे जी पागल आदमी हो तुम, सबको रजिस्टर करा रहे हो जो गैर कानूनी लोग हैं। तो मैंने कहा गैर कानूनी अपने आप को रजिस्टर तो करा लेंगे, तो मैं उन्हें बताऊं तो सही कि ये गैर कानूनी है, लेकिन नहीं आप इन्वाइट कर रहे हो कि गैर कानूनी लोगों को आप रजिस्टर करें। मैंने कहा इससे तो फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं इलीगल हूँगा तो मैं कहूँगा यार कल को मैं चेक हूँगा, मैं नहीं अपने आप को सेंसस में डालता, इसलिए मेरा नाम आ जाएगा। ये मैंने फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि ये आप सब करें। फिर मैंने इनसे कहा कि आप हमें डेटा दें एट ऑल लेवल्स। जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसको अपने एरिया का डेटा पूरा दें, फिर डीसी को दें, कमिश्नर्स को दें, सीएस तक ये डेटा सारा हो, इसलिए कि मैं इन्यूमरेटर को नहीं जानता। मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाऊंगा,
कि वो एक दफ्तर पता है कि जी ये दफ्तर है, असिस्टेंट कमिश्नर को जो टैबलेट है उसमें कोई डेटा नहीं था। मैंने कहा ये मुनासिब नहीं है, नहीं मानी गई बात। लेकिन मैं ये सारे प्रॉब्लम ये उठा रहा हूं और मेरे ऊपर बम्बार्टमेंट हो रही है। मैंने कहा ना लड़ाया गया हमें, मेरे ऊपर बम्बार्टमेंट हो रही है ये सारी। यानी जी जो भी हुआ ये नहीं माने, खैर डेटा वेटा कुछ मिला, डेटा मिला, उससे हम रोज़ाना मॉनिटर करते रहे। मैंने कई खुतूत इनको लिखे और फिर ये कहने लगे कि जी, और इधर भी बात कल बहुत अफसोस हुआ मुझे कि कश्मीर की 40% बढ़ गई हैं, जैकाबाद की वो भाई पहले गलत गिना था। बलूचिस्तान की 50-60% बढ़ी इसलिए कि पहले गलत गिना कि 2017 फेडरल गवर्नमेंट भी हमें कह रही है जी ग्रोथ रेट्स जो है ना आपकी अब नॉर्मल आ रही हैं। और मैंने कहा कि आप ग्रोथ रेट कर रहे हो या बंदे गिन रहे हो? ग्रोथ रेट से क्या बंदे गिनो? इस कमरे में इस वक्त 100 बंदे मौजूद हैं तो 100 होंगे। आप ये नहीं कि कल इस कमरे में 50 लोग थे ये तो 100% बढ़ गए। जो बंदे वो गिनो। अब वो टारगेट्स, ये पंजाब की ग्रोथ रेट इतनी कम है, बेंचमार्क ग्रोथ, मैंने कहा बेंचमार्क ग्रोथ रेट का क्या मतलब है? फिर सेंसस की जरूरत क्या थी? 2017 के नंबर उठाते, उस पर ग्रोथ रेट डालते, कहते भाई तुम्हारी ये आबादी है। अब इतना मैंने झगड़ा किया और मुझे उधर से अलग और अनफॉर्चुनेटली इधर से अलग सुननी पड़ी बातें कि एक वजीर आला है जो हमें गिनना नहीं चाहता। वो मैं पागल हूं कि ये सारी चीजें कर रहा हूं बैठा हुआ सबके लिए। तो मैं बिल्कुल इनके डेटा के अंदर घुस गए थे हम। इन्होंने हमें एक्सेस दिया ना, वो उंगली दी, हमने हाथ पकड़ लिया था इनका। इनके डेटा के अंदर घुस के हमें रोजाना की डिटेल पता चल रही थी और उस पर हम परेशान हो रहे थे कि क्या हो रहा है, जो बाद में होना शुरू हुआ। अच्छा जी, शुरू में इन्होंने कहा कि हाउसिंग सेंसस होगा, ये पता नहीं मैं पॉपुलेशन, अगर हाउसिंग सेंसस होगा 15 मार्च तक के 10 मार्च तक, और फिर 12 से 21 मार्च 10 दिन होंगे फेज़ 1, फिर 2 दिन लेफ्ट ओवर डेज, फिर सेकंड फेज़ में होंगे 3-4 अप्रैल, और 4 अप्रैल को ये सारा मामला ख़त्म कर रहे थे। 4 अप्रैल को ये सेंसस ख़त्म कर, फिर ये डेटे बढ़ाते चले गए। फर्स्ट एक्सटेंशन हुई 6 दिन की 10 अप्रैल तक, फिर सेकेंड एक्सटेंशन हुई 10 अप्रैल को फॉर 5 मोर डेज टिल अप्रैल 16, और थर्ड एक्सटेंशन हुई। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन जी कुछ इलाकों में करते हैं, बाकी इलाकों में तो टारगेट मिल गया। मैंने कहा टारगेट मिलना है या बंदे गिनने? तीसरी एक्सटेंशन ये करते करते ये 15 मई तक एक्सटेंशन करते रहे। 15 मई को जब एक्सटेंशन इन्होंने की, उस दिन फैसला करते हैं कि जी अब बाकी सारे बंद और कराची और पूरा पंजाब खुला रहेगा। और इन 5 दिनों में, ये डेटा है मेरे पास सारा, और मैंने इनको खत लिखा है। मैंने इनको बड़ा सिंपल सा, आई डोंट नो है, हाँ आ गया यार, वो एक रह गया। मैंने आखिरी जो खत लिखा ना इनको, मैंने सिर्फ ये लिखा इसलिए कि मुझे तो पता चल रहा था ना क्या हो रहा है। मैंने कहा हम इनके सिस्टम के अंदर घुस गए थे। मैंने कहा उनको कि इज इट करेक्ट that the population of one of the provinces has increased by 5 million, 5.5 million in 5 days, whereas in the rest of the country the increase is 35,000. उसका फिर जवाब मुझे आया है कि हाँ, ये अभी कहते हैं, you stated that population went up by 5 million in one province, presumably Punjab. Your observation of increase in population of the province of 5 million is correct. Assumption नहीं थी, मेरे पास डेटा था, इससे भी 5 से भी ज्यादा है। मैंने तो 5 कंजर्वेटिव होके दिया था। और फिर आगे जाके वही कि जी पंजाब की ग्रोथ नहीं हुई थी, बाकी जगहों की ग्रोथ पूरी हो गई थी। वो भाई बंदे गिनने थे। हमें यह हाल है ना, इसमें कहना है कि बंदे गिनने, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेंगे, एक बंदा आएगा गिन के चला जाएगा कितने बैठे। ये तो नहीं है कि 10 दिन बाद अगर आप 15 दिन दें, अगर वो गलत गिनता है तो आप दूसरी बार चेक करा लेंगे। ये एक्सटेंशन होती गई, आखिर में आपने सिर्फ एक रीजन को खुला रखा। अच्छा, इससे ज्यादा हमारे ऊपर जो हमारे से धांधली हुई, जब ये 15 मई को इन्होंने बंद कर दिए सारे, तो मैंने कहा यार देखो टैबलेट्स शायद चल रही हो,
या वाकई बंद कर दी। इतना माइन्यूटली देखा जा रहा था इसको। तो अब सारी नहीं देखी मैंने, कुछ एरियाज में मैंने कहा जल्दी जल्दी देखो। अब ये मैं आपको बताता हूँ, बदीन पंगरियों में ये कहते हैं टुडे इज May 18th, ये टैबलेट का मैसेज आ रहा है, दिस ब्लॉक March 1 to 2023 and April 15 2023 कैन स्टार्ट। यानी ये 15 अप्रैल को उन्होंने ये बंद कर दिया था हमारा ब्लॉक। हमें पता इतने सारे ब्लॉक है ना, बीच बीच में सेलेक्टिवली बंद करते गए। ये वाला ब्लॉक जो है May 15 तक है, ये हैदराबाद डिवीजन में, हैदराबाद का है, ये May 15 तक खुला था। March 1 से May 15, ये March 1 से April 15 जमपीर में, ठट्टा में, लाड़कानों में March 1 से April 15 ये ब्लॉक। यानी April 15 के बाद आपने हमारी एंट्री की नहीं, इधर से वो बड़ा न्यूमरेटर करता था, ऊपर जाती नहीं थी। ये सारी ऑब्जेक्शंस मैंने बैठ के किए हैं इधर। और ये सजावल का May 11 को ख़त्म हो गया ये ब्लॉक, ये April 30 को उमरकोट का एक ब्लॉक है, और ऐसे बहुत सारे मेरे पास ही कुछ थोड़े से मैंने आज ले आया हूँ। ये तो ये हो रही थी। मेरा एतराज़ या मेरी ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक कि आप हेड काउंट कर रहे हैं, आप कोई टारगेट्स पे काम नहीं कर रहे हैं कि जी 2% ग्रोथ हो गई तो बस ख़त्म। इनकी यही जवाब था कि जी 2% ग्रोथ हो गई तो बस ख़त्म। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा अपने दोस्तों से कि मैं तो कहता हूँ ना, साथ मिलके काम करें। और मिर्ज़ा गालिब का एक शेर, मैं वैसे शेर बड़ा मुश्किल, मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे नहीं आते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, गलतियाँ भी करता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। आप लोग शेर कहते हैं तो कुछ तो कहना पड़ता है, गलत ही कहता हूँ, लेकिन जो मफहूम है वो सही होता है, वो समझ जाएं। भाई साहब आपके लिए, अभी मैं भी थोड़ी सी एक्टिंग करूँ ना आपकी जैसे। आपके लिए मिर्ज़ा गालिब का शेर है, हमको इनसे वफा की है उम्मीद, हमको इनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो आप मुझे दें, अच्छा बिफोर आई एंड वो मुझे आगे था सर, सक्खर हैदराबाद मोटरवे। मैं इतनी ये अगेन हैदराबाद वाले दोस्त बैठे होंगे जो मेरे साथ थे उस दिन, मौलाना साहब आए थे मीटिंग पे हैदराबाद में, चल के उधर गया था कि मैंने कहा इधर बैठ के मीटिंग करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। और कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने और प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी बस इसकी 9 अरब इन्होंने अपने उसमें रखे हैं, कोई 300 अरब का या 250 अरब का प्रोजेक्ट है, 306 अरब, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद हैं, और बाकी वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो रेज कर रहा है। मैंने कहा ये नहीं कर सकेगा, आप अपने पैसे डालें या आप अपने पैसों से काम तो शुरू करें, लोगों को थोड़ी सी, तो वो फॉलो अप कर रहे हैं। और लेकिन पोजीशन ये है, सिंध हुकूमत में इतना दम नहीं है कि वो खुद से बना सके। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना रहे हैं सड़कें, लेकिन वो फॉर एग्जांपल हमारा मलीर एक्सप्रेस पे 30 अरब रुपए का है, 30-32 अरब रुपए, कितने 28 बिलियन। हाँ, तो वो लेकिन नहीं बनेगा तो हम बैठे हैं, इंशाल्लाह ताला आगे आके बनाएंगे आपके लिए। जी सही आप ठीक सही। अच्छा, मैं इसलिए कि 7 बज रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ आप लोग काफ़ी दिन रहे। मैं जी अच्छा, नहीं वो दिल में है ना, दिल में है। आपको पता है मैं हैदराबाद में पढ़ा हूँ, मैं पैदा कराची में हूँ। इधर बड़ी बात होती है ना, मैं भाई मैं पैदाइश मेरी कराची की है, और मैं अपने किंडरगार्टन हैदराबाद में पढ़ा हूँ, सेंट बोनावेंचर में, तो जानता हूँ। और हूँ 7 का, पूरी दुनिया घूमा। खैर, तो बिफोर यू नो आई एंड, बल्कि मैं पहले ये कर लेता हूँ, शुक्रिया अदा कर देता हूँ, और उसके बाद ख्वाजा साहब ने थोड़ी सी तकलीफ़ पहुँचाई है कल, तो उसका अजाला करना पड़ेगा, वो करूँगा।
ठीक है जी। नहीं नहीं, ये मसला ये था कि परेशानी अपनों से, यानी अपनों से मतलब, लेकिन जो करीब है ज़्यादा उनको जो तंग करने के लिए कुछ नहीं। खैर सर, ये बजट जो हम आज इंशाल्लाह ताला, और सर मैंने आपके स्टाफ को कहा था, मेरी बात हुई पार्लियामेंट्री लीडर से, GDA के पार्लियामेंट्री लीडर से भी, और MQM के मुफ्ती साहब, आप नमाज पे गए हुए थे, आपसे बात नहीं हो सकी, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट या एक कंसेंसस टाइप बन रहा था कि जो इस बजट में सप्लीमेंट्री बजट, एक दिन पूरा होता है सप्लीमेंट्री बजट का, एक होता है मेन बजट का। सप्लीमेंट्री बजट में सिर्फ 20 कट मोशन जमा हुए, राइट, 20 कट मोशन जमा है। 20 कट मोशन तो 5 मिनट का खेल है यार, चलो 20 मिनट का खेल है। मैं आप वो हमारे कहते, आपने बड़ी तारीफ की थी 186 मुल्कों में, 186 कहे थे ना आपने, 186 मुल्कों में राजनीति, ये जानते, वाकई जानते हैं यार, वाकई जानते हैं। ये तारीफ है, ये तारीफ है, ये एक्नॉलेजमेंट है जो आपने की है। और अभी तो इंशाल्लाह ताला ना, ये सिंध से हम पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन सब में हुकूमतें बनाएंगे, यही राजनीति होगी और लोग खुश होंगे, और हम हर दफ़े पहले से ज़्यादा वोट दिया करेंगे हर जगह पे, और आप इंशाल्लाह ताला ऐसे हमारे साथ हंसते रहेंगे। तो मैं ये सब मैं बता रहा था कि मंडे को, इसलिए कि कुछ दोस्तों ने भी कहा था, मंडे को जो लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन हैं, मेयर्स हैं, उनकी ओथ टेकिंग है, कुछ लोगों के रिश्तेदार भी हैं, कुछ MPs के, वो चाह रहे थे कि हम शिरकत करना चाहते हैं इस खुशी में, तो अगर इजाज़त दें तो मंडे को हम ऑफ करें, ट्यूसडे को हम सुबह 10 बजे मिलें, और पहले आप में 10 बजे से 1 बजे तक चार्ज एक्सपेंडिचर पे भी बात हो जाएगी, और उसके साथ साथ कट मोशंस हो जाएंगे सप्लीमेंट्री के, फिर नमाज की ब्रेक करके और 2 बजे दोबारा मिले, और 2 बजे हम जो मेन बजट है उसमें कोई 152 कट मोशंस है, वो भी 5 मिनट नहीं, इंशाल्लाह पूरा मौका देंगे, पूरा मौका देंगे। पहले दिए कभी भी परेशानी नहीं होती है, रात तक बैठना पड़ा रात तक बैठेंगे, 12 बजे से पहले ख़त्म कर देंगे रात को। वो तजवीज़ है मसाजिद और मदारिस के लिए, मैं इंशाल्लाह देख के आपको बताऊंगा भी कि हम क्या कर रहे हैं उस पर, ठीक है। वो हम कुछ देते हैं ग्रांट्स जिसके तहत हो जाता है ये काम, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करूंगा, अल्लाह ताला ने जो ये तौफीक दी है कि सूबे की खिदमत करूं, अपनी जो भी मेरी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, जो भी अल्लाह ताला ने एबिलिटीज़ दी हैं, कोशिश की है। और मैंने बताया कि हर मौके पे, और मेरे साथ तो जब भी मैं हुकूमत में रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट, अभी जाके पिछले 1 साल में कोलिशन गवर्नमेंट, हमारे हम कोलिशन के पार्टनर हैं फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन उनसे भी शिकायत है और मैंने वो सारी बताई हैं, नहीं तो हमेशा हमारे मुखालिफ गवर्नमेंट आती थी। प्रयास तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपने फैमिली का वो पुटअप विथ नहीं, जो जिस तरीके के ऑड आवर्स हम पुटअप करते हैं सारे सियासतदान, और ख़ास तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बढ़ जाती है, कई वक्तों पे ऐसे खुशी के मौक़ों पे भी साथ नहीं हो सकते, ऐसे बहुत हुआ है। तो मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, सबके शुक्रगुजार होंगे, दे पुटअप विथ मी। मेरी पार्टी लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, अदीफ़ा रियाल टालपुर साहिबा, मेरे सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब, हमारे सीनियर कायम अली शाह साहब जो हमेशा गाइड करते हैं, मेरी पूरे कैबिनेट मेंबर्स। मैं आपको बताऊं, अच्छा इस बजट में मुझे ज़्यादा बोलने के लिए, मैं तकारीर सुन रहा था, हर शख्स अपने डिपार्टमेंट का बड़ा इफेक्टिवली जवाब दे रहा था, मैंने देखा है। बड़े अगर तहम्मुल से सब सुनेंगे ना, बड़ा अच्छा काम होता है, और इसलिए मुझे ज़्यादा वो जवाब नहीं देने पड़े, इसलिए वो सारे जवाब आ गए थे। सारे सूबाई असम्बली के मेंबरान दोनों तरफ के, आज कुछ दोस्त इधर नहीं, मैं चाहता वो इधर होते, और मैं आप फिर कहता हूँ ओपनली कि जो आना चाहे आए, हाँ उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। सर आप अभी तक जेल में, कानून का सामना कर रहे हैं, स्पीकर की कुर्सी पे बैठे, अपने फ़राइज़ जो लोगों ने इस असेंबली ने उन्हें, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो
रिक्वायरमेंट है, वी आर डूइंग दैट। तो अगर आएंगे, हाँ, दे हैव टू फेस, इसलिए कि शहजाद मलिक साहब बैठे ना। मलिक साहब, आपने जो कहा ना कि सबको सज़ा मिलनी चाहिए, तो आपके कुछ दोस्तों के कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिसके बाद अगर आप सब मानते हैं कि उस दिन गलत हुआ, और मैंने कहा था 9 मई को भाई, उस दिन मैंने कहा था कि आपने सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जाके अटैक किया और समझ रहे थे कि आप पाकिस्तान फतह करने जा रहे हैं। मुझे भी तो यही फंसा के गए। फिर इधर कराची के अंदर हमारी रेड बस जला दी, वाटर हाउसेस जला दिए, KWSP के पुलिस की गाड़ियाँ जलाई। मकसद क्या था इस सब का? कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या चाहते। कि हमें तो ये भी पता चला था मलिक साहब, मैंने तो वो आपके वो जो पार्टी के लीडर है ना, आपके ताल्लुकात होंगे उनसे और मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन उन्होंने आपके बारे में झूठ लिखा, खुद ट्वीट की कि जी आपकी सारी ट्रक्स जल गए हैं। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा। मैं खुद परेशान हो गया कि ऐसा मामला कोई सिंध में तो नहीं हुआ, शायद सिंध से बाहर कहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वो एज यूजुअल झूठ बोल रहे थे। मतलब मैंने सिर्फ इसलिए कि साथी हैं इधर, कॉलीग रहे। ठीक, आपकी गाड़ी इन्होंने जला दी? अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल बड़ा, ये क्लासिक एग्जाम्पल है। खुद ही तीली लगा के और खुद ही सर पीटना शुरू कर दिया, खुद ही रोना शुरू कर दिया। ये क्लासिक एग्जाम्पल है। तो खैर, सारे जो हमारे मेंबरान हैं, मैंने कहा दोनों साइड के, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। 5 साल आपने हमें भी झेला है, इंशाल्लाह आगे भी झेलते रहेंगे इसी तरीके से अभी सबर आगे भी झेलते रहेंगे। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट, PND डिपार्टमेंट, आपके बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स जो हमारे हैं, ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड बैंक का हमने सारा किया था, उसमें इरिगेशन, वर्क्स एंड सर्विसेज, एजुकेशन, हर डिपार्टमेंट में नाम कोई, लोकल गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट का नाम कोई भूल जाऊँ तो माजरत, बड़ा काम किया। असेंबली का स्टाफ एज़ यूजुअल, एक शफ़ी चला गया, रिटायर हो गया, लेकिन हबीब आ गया हमारे पास। हबीब को मैं 2002 से जानता हूँ, जब इधर आया करता था। फारूक साहब, हसन शाह साहब, इन लोग बड़े काम करते हैं। स्पीकर साहब, आपकी सरबराही में, आपकी गाइडेंस में माशाल्लाह, इवन मैं कह रहा हूँ कि जितनी तकलीफ रागुना आप झेल रहे हैं, उसके बावजूद आप अपनी फ़राइज़ से नहीं हट रहे। इस चीज़ को सलाम है कि आप बैठे इस कुर्सी पे कंडक्ट करते रहते हैं। और मुझे समझ नहीं आती, अभी बिल्कुल समझ नहीं आती कि कैसे ये इसी मुल्क में हो सकता है। जो कभी कभी ऐसी चीज़ लगती है। हमारे कुछ बाकी, जैसे मैंने कहा, सेक्रेटरीज़ हैं डिपार्टमेंट्स के, उन सबको भी शुक्रगुजार हूँ। और इस दफ़े मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे आप जो कुछ कहें, हमारे पास जो टीम है ना, देयर आर वीकनेसेस। हमारी मिनिस्टर्स की टीम, हमारी ब्यूरोक्रेसी की टीम, इट इज़ बेटर देन एनी अदर टीम इन पाकिस्तान। ये बड़ा क्लियरली कहता हूँ। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इधर है कि नहीं है पता नहीं, आए कि नहीं आए। मैं सिर्फ एक हमारे पास एक्सपर्ट है जिसको जो डेटा कहो ना पूरे पाकिस्तान का फाइनेंशियल, वो निकाल के ले आता है। नाम बता दूंगा तो फिर वो फंस जाए बेचारा। हाँ, अगवा कर लेंगे अगवा कर लेंगे शर्जील मेमन ठीक है जी। एक वो है, दूसरा तो खैर उसको नहीं हटा सकते, वो हमारा अपना है। पहले का नाम मैं पहले ले चुका हूँ, वो समझ गया होगा कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस दफ़े एक और, मुझे जब मैं इनसे मीटिंग्स कर रहा था रोज़ाना, तो एक और लड़का था बड़ा एफिशिएंट, वो जो नंबर कहूँ यार वो निकाल के देते मुझे। सरफराज नाम है उसका। तो सरफराज ने धोखा नहीं दिया मुझे वो उसकी यार थी। एक दिन कहते हैं कि सर मैं आपके साथ एक तस्वीर खिंचा लूँ। मेरे घर वाले कहते हैं तो ये रात को 12-1 बजे पता नहीं कहाँ जाते हो, कहते हो मैं सीएम हाउस जा रहा हूँ। तो ऐसी ज़बरदस्त टीम है कि जब ये फेडरल गवर्नमेंट वालों ने अपने PHDP में लाए नहीं, अपने बनाए ना। अच्छा, ये करते क्या है,
मुझे सुबह 8 बजे, जिस दिन NEC की मीटिंग थी, मैं जहाज़ में था, 8:30 बजे हसन नकवी साहब बैठे इधर, उनको वो PSDP 12 बजे मीटिंग है और 8:30 बजे डॉक्यूमेंट देते हैं। इन्होंने 8:30 बजे वो डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सएप किया। 8:30 से लेके 11 के दरमियान इन्होंने उसको एनालाइज किया और 11 बजे जब मैं मीटिंग में बैठा और मैंने उनका कच्चा चिट्ठा खोला तो वो खुद सर पकड़ के बैठ गया। और ये मेरा कोई कमाल नहीं था, जो टीम थी ना जिसने इतनी ज़बरदस्त काम किया है, उन सब का शुक्रगुजार हूँ मैं, इस सारी टीम का। मैंने असेंबली के स्टाफ को बता दिया, फारूक साहब, हबीब और हसन शाह साहब, स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहिबा रहना लगारी साहब, जो मैंने उन्हें कहा जब मैं फ्लड के लिए गया कि जी आप ना जाएं, तो उनको बड़ी परेशानी थी कि मैंने हाउस आगा साहब को असिस्ट करना है। मैंने कहा नहीं, आगा साहब से मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा, ये ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ रहें, और शी डिड दैट, और वो उधर रहीं। और उसके अलावा हमारे जो प्रेस गैलरी वाले लोग हैं, हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, इन सब के सब भी मुबारकबाद के और थैंक्स के मुस्तहिक हैं कि जिस तरीके से कवर करते रहे 5 साल असेंबली को, और इंशाल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही हमें कवर करते रहेंगे। तो ये शुक्रगुजार। एक वो जो 2-3 होते हैं ना, वो बोनस देना, मैंने अभी आए थे मेरे पास, वो कट मोशंस के बाद, और बजट पास हो जाए, इसलिए कट मोशंस जो है वो सारे रिजेक्ट हो जाए उसके बाद जो दिल, अगर कोई कट मोशन एक्सेप्ट हो गया तो फिर शायद आपको बोनस खतरे में पड़ जाए आप अच्छा, अभी मुझे कह रहे कि सारे ये आप सबकी तरफ से ऐलान कर रहे हैं। अच्छा चले, नहीं वो हो जाएगा, लेकिन वो इंशाल्लाह ट्यूसडे को जब हम सेशन करेंगे उसके ख़त्म होने के बाद हम वो सारे ऐलान करेंगे। आखिर में मेरे दोस्त ने एक शेर पढ़ा था और मुझे समझ नहीं आई, वो मैं उर्दू मेरी कमज़ोर है, शेर व शायरी और कमज़ोर है। और उन्होंने जो आगे था कि इसके बाद क्या और इसके बाद क्या, घर बन गए, दौलत हो गई, ज़र हो गया, ज़मीन हो गई, इसके बाद क्या। चले वो सब सही है यार, आपकी मर्जी है। जो है हम सबको पता है हमने मरना है एक दिन, इसमें कोई अल्लाह ताला ने जो, और ये जो आखिरी 2 अशार उन्होंने पढ़े थे, मेरे ख्याल है उनको याद आए होंगे, 16 सितंबर 2016 को पढ़े, शायद याद आए होंगे। आप जहन को जोर डालिएगा, 16 सितंबर 2016 को आपने शायद ये उस वक्त सोचे होंगे शेर। मैं शेर पढ़ देता हूँ। एक रोज़, अब मैं, मौत जीस्त का डर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चिराग कमर, इसके बाद क्या। सबको पता है कि हमने मरना है एक दिन, लेकिन ये मैसेज देना, उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर इसके बाद किसको खबर, इसके बाद क्या। इसके बाद क्या, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान दी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान दी। उसके बाद क्या हुआ, वो जिंदा है, सारी उम्र जिंदा रहेंगे। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका शेर का इस वक्त मकसद क्या था पढ़ने का। मैं बिल्कुल तुझसे कह रहा हूँ, अलग से समझा देंगे, जो मुझे समझ आई मेरी कम अकल को, लेकिन मैंने जवाब दिया। तो सबको जाना है, मौत का एक दिन मुकर्रर है, नींद मुझे रात भर आती है मैं बड़े तसल्ली से सोता हूँ, इसलिए कि मैं जो अब जो काम मैंने किया उससे मैं अल्लाह ताला से डरते हुए राजी हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये है। और आप अगर अब पता करना चाहते हैं कि इसके बाद क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। वो भी एक शेर है साहिल लुधियानी का। 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठें, 1000, मुझे भी पढ़ना आ गया, 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, बिलावल भुट्टो सरदारी खिलता हुआ फूल है। इसके बाद ये है, इसके बाद बिलावल भुट्टो सरदारी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। आप इंशाल्लाह ताला हमारे साथी हैं, साथी रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क का फ्यूचर है,
और इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने आज तसल्ली से मुझे सुना, नहीं तो काफ़ी सालों से ये क्या आपने बाइकआउट नहीं किया तो आप रेता क्यों अच्छा शर्जील कहते हैं अगर आपने बाइकआउट किया तो आप हमारे इत्यादि होंगे। मैंने कहा था भैया ठीक है चलो, अभी तो आपने बाइकआउट किया, 2018 का भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम कि फेक मैंडेट और वो क्या भाई। सो इंशाल्लाह ताला, लेकिन मैंने कहा ना, अल्लाह ताला का शुक्र है इस असेंबली ने एक मेच्योरिटी अटेन कर लिया। आज मेरी बहन राना की जो तकरीर थी, बड़ी बैलेंस तकरीर जो पार्लियामेंट्री लीडर की। बाकी हो जाते हैं जो है ना, जो रेस में हार जाते हैं ना, वो फिर थोड़े से इधर उधर वॉबलिंग करते हैं जो होता है। लेकिन ठीक है, वो भी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अपनी तकारीर करते हुए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम सब मिलके, हम सब नुमाइंदे, हम सबको हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लोगों ने चुना है, हम सबको हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लोगों ने चुन के सिंध असेंबली तक पहुँचाया। और सिंध असेंबली पूरे सूबे की असेंबली है, हमने पूरे सूबे का सोचना है। ये फ्रिक्शंस ना पैदा करें जो पैदा हो जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब साथ मिलके सिंध को, पाकिस्तान को और ज़्यादा तरक्की देंगे। और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा, इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी कमान संभालेंगे और इस मुल्क को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद।